संपूर्ण हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव इस एक ही वीडियो में आ चुके हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना तीनों शब्द शक्तियां हैं, तीनों जरूरी है। इनसे एक प्रश्न पक्का आएगा। 6 रिक्त स्थान आते हैं, वो भी सबके सब व्याकरण से, तो भैया व्याकरण तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितने तर्कस के तीर हैं सारे उठा लो और कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दो। और भैया राजस्थान की भूमि है ये, तो हमें युद्ध करना सीखना पड़ेगा क्या किसी से। कुल मिलाकर 18 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान से तो पढ़ना पड़ेगा। हेलो मेरे राजस्थान के रणबांकुरों, 12वीं के धुरंधर योद्धाओं, आप सभी कैसे हैं? आप सभी बहुत जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट्स लगातार कि आपको क्या क्या चीजें की आवश्यकता लग रही है और आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी फिजिक्स के पेपर खराब होने की वजह से बहुत परेशान लग रहे हैं कि सर हिंदी का भी नहीं बिगड़ जाए। बच्चों, हिंदी का नहीं बिगड़ेगा, है ना? एक बार समझ के चलिए। यही आरोह, वितान, अभिव्यक्ति 3 किताबें हैं, तीनों में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, 2-2 बार पढ़ा चुका हूँ, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आपने भी अपने तरीके से साल भर से पूरा मेहनत तो की ही होगी। आपका काम बस इतना है कि जितना आपने पढ़ा है उतना आप रिवाइज कीजिए। अगर नई नई चीजें आपको पता चल रही है, और मेरे को तो ये पता नहीं, मेरे को तो ये पता नहीं है, बस एकदम दिमाग में रखिए उसको। बस ऐसा ही नहीं, उसे याद करने की कोशिश मत कीजिए, पर आपने जो पुराना पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ एक और काम आपको करना पड़ेगा कि जब आपने चैप्टर वाइज आपने जो सारांश समझा है, उस सारांश को आपको समझ करके चलना है। वहीं से बच्चों आपके सारे प्रश्नोत्तर आपको आप कर पाएंगे, वहीं से आप पूरी व्याख्या कर पाएंगे और वहीं से आप पूरे ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे। इसके अलावा कवि और लेखक परिचय से भी आपके 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो वो भी आपको कम से कम रचनाएं या जो चीजें आपने पढ़ रखी है उनको आप कंठस्थ याद करके, रिवाइज करके ही परीक्षा में आप जाएंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर की बात हम करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? महत्वपूर्ण टॉपिक। महत्वपूर्ण टॉपिक के क्या? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब वस्तुनिष्ठ कहां कहां से आते हैं? आरोह से आते हैं, हाँ, वितान से, और अभिव्यक्ति और माध्यम से, और साथ ही साथ आपके आते हैं व्याकरण से, है ना? निबंध और पत्र से क्या कोई आता है? नहीं। अपठित बोध में आते हैं ऑब्जेक्टिव, पर वहीं से देख करके करना है, तो उन्हें अलग से देने का मतलब ही नहीं है ना? वो तो उसी गद्यांश या पद्यांश में से ही वो पूछे जाते हैं ना। तो ये 4 टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आज की क्लास उन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के चल रही है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। चलिए क्या देखेंगे, हम देख लेते हैं। निर्धारित कुल अंक कितने हैं? 18। 18 में से ऑब्जेक्टिव आएंगे, सही विकल्प आएंगे 12 नंबर के, और रिक्त स्थान आएंगे 6 नंबर के। तो रिक्त स्थान जो 6 नंबर के हैं, ये कहां से आएंगे? व्याकरण से आएंगे। कहां से आएंगे? व्याकरण से आएंगे। ठीक है, और यह जो 12 नंबर के सही विकल्प आ रहे हैं, ये कहां कहां से आएंगे? इनमें से 2 आएंगे आरोह से, 2 आरोह से। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ठीक है, फिर 2 आएंगे आपके वितान से, 2 व्याकरण से, है ना? तो कुल मिलाकर व्याकरण कितने नंबर की है? 8 नंबर की। उसमें 6 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 2 मतलब 6 रिक्त स्थान आते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, और 2 आएंगे आपके अभिव्यक्ति माध्यम से, अभिव्यक्ति माध्यम से। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे आरोह से आपके कितने आएंगे? 6 आएंगे, है ना? आरोह से कितने आएंगे? 6। ये समझ करके आपको चलना है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 का आंकड़ा कंप्लीट। आरोह से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, इसके नहीं, सबसे ज्यादा तो व्याकरण से आ रहे हैं, व्याकरण के बाद आरोह से आ रहे हैं, उसके बाद अभिव्यक्ति, व्याकरण और अभिव्यक्ति, वितान, और हाँ, अभिव्यक्ति और वितान में 2-2 नंबर के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट। किससे कितने नंबर के आ रहे हैं वो तो मैंने आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सही विकल्पों के साथ। सबसे पहले हम आरोह के महत्वपूर्ण सही विकल्प देखेंगे, फिर वितान के, फिर अभिव्यक्ति के, और फिर व्याकरण के, और इस तरह से इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा मैं, आप लोगों को भी थोड़ा फास्ट फास्ट देखना है और चीजें समझ करके चलना है। मैं ये ऑब्जेक्टिव आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप देख ले कि किस तरह से पूछे जाते हैं, और आप अपने दिमाग को उस तरह से तैयार कर ले कि हाँ हम तैयार हैं परीक्षा के लिए हर तौर से, कि हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए हैं, हमने पूरा हिंदी, संपूर्ण हिंदी का रिवाइज कर लिया है, आरोह, वितान, अभिव्यक्ति सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। तो इसमें हम परीक्षा में पूरा आत्मविश्वास के साथ जा पाए, यही हमारा उद्देश्य है। उसके बाद परीक्षा में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है, और वो कैसे होगा? शांत दिमाग से होगा, ठंडे दिमाग से होगा, और बोले आत्मविश्वास के साथ आपको पेपर को देखना है, तो आप उसको बिल्कुल सोल्व करोगे।
ठीक है। ये राजस्थान बोर्ड का पेपर अगर आप सोल्व करने जा रहे हो तो यहाँ 50% चांस है, 50% डिपेंड करता है कि आपने पढ़ाई कितनी करी है, ठीक है, और 30% डिपेंड करता है कि आपने चीजों को कितना समझा है, और बाकी का जो 20% है ना वो डिपेंड करता है कि आपका आत्मविश्वास कैसा है। अगर मान लीजिए आपका आत्मविश्वास नहीं है और आप क्वेश्चन को देख के डर पहले रहे, समझ बाद में रहे, तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन इस बात की संभावना है कि आप उन्हें छोड़ देंगे और आपके नंबर कम आएंगे। तो आपको आत्मविश्वास रखना है, आपको ये यकीन रखना है कि आपने जो पढ़ाई करी है उसी में से आपके प्रश्न बनेंगे, ये आपको समझ करके चलना है, ठीक है। ये आत्मविश्वास लेकर के परीक्षा में जाएंगे, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? एक गीत मतलब क्या? दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कहां से ली गई है? निशा निमंत्रण से, ठीक है। चलिए, ये निशा निमंत्रण है। आगे बढ़ते हैं। हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है? हमने हरिवंश राय बच्चन को देखा था और उसमें मैंने बताया था कि ये क्या है, हालावादी दर्शन के क्या है, प्रयोक्ता है। हालावादी मतलब मस्ती का काव्य, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। चलिए, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, पंक्ति का आशय क्या है? मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं मतलब क्या है? मैं अपने आप से प्रेम करता हूं? नहीं, ये बात नहीं लगती। और क्या है? मैं लोगों से प्रेम के संबंध रखता हूं, मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूं, या मैं लोगों को झंकृत करता हूं? आओ देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है मैं लोगों में प्रेम का संचार करता हूं। हरिवंश राय बच्चन पूरे हर में अपने यही बात कर रहे हैं कि प्रेम की बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी कविता में, और वही प्रेम की बात जो है वह पूछी गई, ठीक है। नाव बनाए से कवि का क्या आशय है? कवि कह रहा है ना कि लोग भव सागर तरने को नाव बनाए, तो नाव बनाए से क्या मतलब, किस लिए नाव बनाए? क्या संसार रूपी समुद्र उद्धार है तो? अरे हाँ, यही तो है। पर जब आपको लगे ना ऐसा, मतलब ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करने की एक स्किल देखिए, भले ही आपको लग रहा है, पर एक बार आप चारों ऑब्जेक्टिव आप देखें। सागर में घूमने के लिए कहीं ये तो नहीं हो सकता, अर्थोपार्जन के लिए, मनोरंजन के लिए, हाँ ये तीनों नहीं हो सकते, फिर वो वाला लगा क्या हो, ये तरीका होता है, ठीक है। ये वाला संसार वाला है। आगे देखिए, उन्मादों में अवसाद का क्या तात्पर्य? उन्मादों में अवसाद, अब ये थोड़ा कठिन लग रहा है आपको, चलो आप इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। उग्रता में विषाद मतलब उग्रता वही विषाद, विषाद मतलब दुख, उग्रता मतलब क्या? उग्रता मतलब आपका है उग्र भाव, उग्र स्वभाव, ठीक है। आलस्य में शांति, यानी कि आलस्य है और शांति है, तो यहां समझ के चलिए कि आलस्य भी क्या है, एक नेगेटिव है, शांति भी मतलब एनर्जी वाला भाव नहीं है ना। आलस्य में भी व्यक्ति एनर्जी से लॉस होता है, शांति में आराम करके बैठता है शांति से, दोनों ही चीजें बैठने वाली हैं। यहाँ तो उन्मादों में अवसाद, उन्माद मतलब उछल कूद करना, और अवसाद मतलब दुख मनाना। प्रेम के पागलपन में विषाद, प्रेम का पागलपन है और उसके अंदर विषाद है, हाँ ये थोड़ा लग रहा है। और दुखों में विषाद, ये तो ये भी नहीं हो सकता। दुखों में विषाद, दोनों नेगेटिव चीजें नहीं हो सकती। आलस्य में शांति, दोनों एक तरह के हैं, दोनों में शांति है यानी बैठे रहने का, और आलस्य में मतलब सोने रहने का काम है, वो भी नहीं हो सकता। अब उग्रता में विषाद और प्रेम के पागलपन में विषाद, ये दोनों है, तो आपका सही उत्तर ये होगा, क्योंकि उग्रता नेगेटिव चीज है और यहाँ उन्माद की बात कही है, उन्माद पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रेम के पागलपन में विषाद आपका सही उत्तर होगा। ऐसा आप कब कर पाएंगे? जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तब, है ना। एक दूसरे से चीजों को रिलेट करके आपको सवाल सॉल्व करना है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जगजीवन का, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, ठीक है। कवि किसका भार लिए फिरता है? जगजीवन का। चलिए आइए, पंथी को रात में, रात कहाँ होने की संभावना है? पंथी को क्या लगता है रात कहाँ हो जाएगी, है ना। तो वो आपने पढ़ा है ना, उसी में तो है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं, यह सोच शिथिल करता मन को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये वाली बात है, ठीक है। पंथी की पथिक की बात हो रही है, तो किस कहां पे हो जाएगी? पथ में, ठीक है। चलिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं, कौन लाते हैं? बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चे क्या लाते हैं? कपास लाते हैं। कपास इसका आपका सही जवाब होगा, ये है आपका कपास, ठीक। तो आत्म परिचय एक गीत से जितने ऑब्जेक्टिव मुझे चूज करने थे उतने मैंने कर लिए। जरूरी नहीं है कि यही आए, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, पर चैप्टर को किस तरह से डीप में पढ़ना है, किस तरह से जानकारी से पूछा जाएगा, कैसे रिलेट करके आपको आंसर देना है, वो सब आपको समझना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से ही पूछ ले, है ना। तो ये पूरा की पूरा तुक्का है, पर इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे लगी वो सब चीजें मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। पतंगों के बहाने किसका सुंदर चित्रण किया गया है? पतंग के बहाने किसका सुंदर? बाल सुलभ इच्छाओं का, हाँ हो सकता है क्या? प्रकृति का सुंदर चित्रण, ये भी तो हो सकता है कि शरद ऋतु आया फूलों को पार करते हुए, ये भी एक तरह से लग रहा है। युवा क्रियाकलापों का, नहीं, युवा की बात नहीं हो रही, बच्चों की बात हो रही है। मन की खुशी का, मन की खुशी की बात तो हो रही है, पर यहाँ पे एक बात स्पेसिफिक है बच्चों के लिए, तो ये भी नहीं होगा।
अब इन दोनों में से आपको पहचानना है कि सही कौन सा है। तो या तो बाल सुलभ है या प्रकृति है। आप एक बात बताओ, कवि का वजन किस बात पर है? कवि का वजन है पतंग पर, बच्चों की उड़ान पर, कपास पर, कपास से भी हल्के होते हैं, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। तो उनका ज्यादा वजन किस बात पर है? बाल सुलभ इच्छाओं का। तो बाल सुलभ इच्छा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़े। पतंग किसका प्रतीक है? पतंग किसका प्रतीक है? हमारी लक्ष्य प्राप्ति का। लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लग रहा। युवा पीढ़ी की खुशी का। युवा पीढ़ी की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हो ही नहीं। मनोव्यथा को दूर करने का, ये भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो किसका है? बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना। ये वाला सही उत्तर लग रहा है। ठीक है, यही आपका सही जवाब है। आइए, शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद किसको पार करते हुए आया? पुलों को पार करते हुए, साइकिल बजा चलाते हुए, घंटी बजाते हुए शरद आ रहा है। शरद क्या है? ऋतु है आपकी। अब इसे देखिए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, विभावना, रूपक या मानवीकरण? मैंने आपको पिछली वीडियो में, जो कंप्लीट हिंदी की वीडियो आई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी कहीं कोई निर्जीव चीज है ना, निर्जीव चीज इस तरह से व्यवहार करे कि जैसे मानव हो, जैसे बात सीधी थी पर मैं वो कहती है कि बात ने मुझसे पूछा, क्या पूछा? कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? तो इस तरह की बात, मतलब बात तो एक निर्जीव है ना, तो फिर वो बात कैसे कर रही है? मानव जैसा व्यवहार कैसे कर रही है? अब यहाँ शरद बात तो नहीं कर रहा, पर शरद आ रहा है और पुलों को पार करते हुए आ रहा है, तो मानव के जैसे आ रहा है। तो अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। इसका शरद का क्या है? मानवीकरण हो चुका है। ठीक, इसका मानव के रूप में चित्रण किया गया है। आइए आगे बढ़े। कवि आलोक धनवा का जन्म हुआ कब हुआ? याद किया था आपने? सारे जन्म मृत्यु मैंने कहा था याद करने के लिए, किया था आपने? नहीं किया? अब देखो, 1948, 1939, 1938 या 1958? पहचानो कौन सा है? देखो 1948। ठीक है, इनकी एक ट्रिक है, मैं अभी लेकर के आऊंगा, है ना, जब हम निराला का कवि परिचय नहीं, निराला के जब वो पढ़ेंगे, तो उस समय मैं लेकर के आया हूं इसी वाले क्लास में कि मैंने सारे लोगों का जो जन्म है, जन्म ईयर है, वो एक साथ रख दिया है और ये बता दिया है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। तो उससे क्या हो रहेगा, आपको रिलेट करके याद हो जाएगा कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, इस तरह से। ठीक है, चलिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, बिंब बताइए कौन सा है? किसके जैसा? लाल सवेरा। आंखों में दिख रहा है क्या आपको कि खरगोश की आंख कैसी होती है? लाल। तो उसके जैसा लाल सवेरा उग रहा है, सूर्य उग रहा है ना? तो ये सब चीजें सुनाई दे रही है कि दिखाई दे रही है? सर ना तो सुनाई दे रही ना दिखाई दे रही है, हम तो पढ़ पा रहे हैं बस, है ना? बिंब को समझने के लिए आपको उस लाइन को फील करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह दृश्य बिंब है, क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो हम खरगोश की आंख याद आ जाती है हमें कि अच्छा ऐसी लाल दिखती है, फिर हम लाल सवेरा याद आ जाता है, हम दोनों में तुलना करते हैं, हाँ कहीं ना कहीं कवि सही बात कर रहा है। तो ये क्या बिंब होता है? बिंब कितने तरह के होते हैं? श्रव्य भी होता है, दृश्य भी होता है। श्रव्य मतलब टन 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 टन। अब टन 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 किसी ने बोला और आपको आवाजें सुनाई दे दी, या टन 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 लिखा, आपने देखा कि घंटी बजी टन 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 टन, और आपने घंटी कैसे बजती है वो इमेजिन कर लिया, तो वो श्रव्य बिंब है। ठीक है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा दृश्य बिंब। चलिए आगे बढ़े। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया किसे कहा गया है? तितलियों की नाजुक दुनिया किस दुनिया को कहा गया? आप समझे? आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगों को, ये हो सकता है, हो सकता है। बाजार में बिकने वाले रंग बिरंगी पतंगों को, ये हो सकता है। नहीं, बाजार में बिकती तब थोड़ी ना लगता तितली, तितलियां तो तब लगती हैं जब पतंग ऊपर में उड़ रही हो। बगीचों में उड़ने वाली तितलियों को, बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को, ये भी एक हो सकता है, पर सही जवाब होगा पतंगों वाले। ठीक है, नहीं, सही जवाब होगा बच्चों के सपनों की रंग बिरंगी दुनिया को। ठीक है, आप जब कविता पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लाइन दिख जाएगी कि बच्चों की सपनों की रंग बिरंगी दुनिया तितली जैसी, लिखा है। आखिरी वाली लाइन आप देखेंगे तो आपको लगेगा क्या? तितली जैसी दुनिया जो है वह बच्चों की रंग बिरंगी दुनिया है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला सही आंसर आपका होगा। चलिए आइए आगे बढ़िए। कविता के बहाने कविता का उद्देश्य क्या है? कविता के बहाने कविता का उद्देश्य क्या है? आइए समझते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है। यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा। क्या यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व रहेगा? कविता में केवल दिखावा मात्र है, ये उद्देश्य है। वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका है, या कविता कोरी कल्पना मात्र है?
तो ये जो कविता आपने पढ़ी है, इसके हिसाब से कविता के बहाने जो है उसमें क्या बात हो रही है कि कविता के बहाने मतलब कविता क्या है, चिड़िया की जैसे, चिड़िया से भी ज्यादा ऊंची उड़ती है, ठीक है, फूल से भी ज्यादा अच्छी खिलती है, कई बार तक खिलती है, ये सब बातें उसमें है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं इनमें चारों में से क्या होगा। वर्तमान में कविता के वजूद के प्रति आशंका, इसलिए तो लिखा है कवि ने कि कविता ऐसी होती है ना। चलिए आइए, बिना मुरझाए कौन महकता है, बिना मुरझाए कौन महकता है, कविता। हाँ, फूल खुशबू कोई नहीं, ये नहीं होगा कविता, क्योंकि कविता ने कहा है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, तो कौन महकता है, कविता। ठीक है, चलिए बात सीधी थी पर कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है, बात सीधी थी कविता पर किस पर व्यंग्य किया गया है, जिस भाषा में चमत्कार हो उस भाषा पर, जिस भाषा में सहजता हो, सहजता हो, क्या सहजता होने पर व्यंग्य किया गया है, सहजता होने की पैरवी की गई है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, इस पर व्यंग्य नहीं किया है, ये वाली बात तो रखी गई है पर व्यंग्य नहीं है। जिस भाषा में आडंबर न हो, आडंबर न हो, आडंबर नहीं हो तो उस पर नहीं, ये भी नहीं। जिस भाषा में बनावटीपन न हो, हाँ बनावटीपन न हो, इस पर भी नहीं। तो फिर किसकी बात की गई, जिस भाषा में चमत्कार हो उस बात की बात की गई है कि जिस भाषा में चमत्कार लाने के लिए जो कवि अपना शिल्प में जो परिवर्तन करता है, भाषा को तोड़ता मरोड़ता है, उससे क्या होता है, चमत्कार उत्पन्न होता है। पर साथ ही साथ एक और बात खत्म हो जाती है, क्या, उस बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। चलिए, सब घर एक कर देने के माने पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ है, सब घर एक कर देने के माने पंक्ति का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है कि किसी में भेदभाव नहीं करना, कविता की भावना सबके लिए एक समान है, हाँ ये हो सकता है। खेल में सब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, अलग अलग नहीं होता ना, खेल में सब बच्चे एक होकर खेलते हैं, तो ये नहीं हो सकता। बच्चे खेल में सब घरों को एक में कर देते हैं, खेल में सब घरों को एक में कर देते हैं, नहीं, इतना फिट नहीं बैठ रहा, मतलब हाँ कि सब घरों में जाते रहते हैं, ये सब अगर वो अर्थ निकाले तो बिल्कुल सही है। नहीं तो एक में एक मतलब घर को उठा के ये वो एक में कर दिया तो वो ऐसा नहीं जमेगा। बच्चे खेलने के लिए सभी घरों में जाते हैं, हाँ जाते हैं। अब इन दोनों में से ज्यादा सही अर्थ कौन सा है, सब घर एक कर देने के माने ज्यादा सही अर्थ होगा आपका ए वाला। कारण क्या है, कविता की बात हो रही है, ठीक है, बच्चों से तुलना उसकी की गई है, लेकिन जिस बात पर जोर दिया गया वह है कविता की भावना। आइए, कविता एवं फूल में क्या समानता होती है, कविता और फूल में क्या समानता होती है, दोनों खिलते हैं, हाँ दोनों खिलते हैं, दोनों महक देते हैं, हाँ दोनों महकते हैं। ठीक है, आओ समझते हैं। कविता नहीं खिलती, फूल खिलते हैं। यहां पे समानता बताइए कि विरोध बताया, विरोध, प्रश्न क्या पूछ रहा है, समानता, तो विरोध की बात हम नहीं करेंगे, तो ये वाला जवाब गलत। कविता समाप्त नहीं होती, फूल जड़ते हैं, यहां भी समानता है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्रश्न कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए, ऐसे समझो आप, कविता फूल दोनों खिलते हैं, कविता भी खिलती है और साथ ही साथ आपका फूल भी खिलता है, तो ये जो बात है ये समानता वाली लग रही है। फूलों में सुगंध होती है, कविता में नहीं, ये भी समानता की नहीं अंतर की बात है। तो प्रश्न क्या है, समानता क्या होती है और समानता ये होती है। चलिए, कविता एवं फूल में क्या समानता होती है, तो ये वाली समानता होती है। आगे बढ़े, कविता में किसकी सहजता की बात की गई है, किसकी सहजता, अलंकार की, छंद की, व्याकरण की, भाषा की, तो भाषा की सरलता की बात की गई है। किसमें, बात सीधी थी पर कविता की बात हो रही है। फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, मुरझाना, ताजगी भरना, खिलना, महकना। देखो फूल का काम क्या है, ताजगी भरना होता है, हाँ ठीक है, खिलना भी होता है, महकना भी होता है, पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूल की अंतिम परिणति, यानी कि फूल की आखिरी स्टेज क्या होगी, तो मुरझा जाएगा, यही आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कविता एक उड़ान है, कवि ने किसके बहाने कहा है, कविता उड़ान किसके बहाने है, तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता पढ़ी है आपने, हाँ बिल्कुल पढ़ी है। तो इस तरह के सवाल में तो ऑप्शन देखने की जरूरत भले ही ना पड़े, पर फिर भी हमें एक बार ऑप्शन जरूर देखना है। चलिए आइए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि हैं, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसने लिखी है, रघुवीर सहाय ने लिखी है ना, ये तो लेखक की बात है, आपको याद ही है। चलिए आइए, रघुवीर सहाय की कविताएं किस भाव पर केंद्रित हैं, राजनीति का पक्षधर, सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर, भौगोलिक सौंदर्य पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। अब आओ बताओ मुझे एक बात कि
किस पर है? सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं हो सकती क्या? इस पर भी हो सकती है। तो क्या कारण है कि हमने ये लगाया कि इसकी कविताएं की बात हो रही है, पहली बात कैमरे में बंद अपाहिज की बात नहीं हो रही है एकमात्र की, ठीक है। और अगर माना कि कैमरे में बंद अपाहिज की भी बात हो रही है, पर वहां केवल मीडिया पर नहीं, कवि हम सब पर भी आक्षेप कर रहा है कि क्या आप भी उसे रोते हुए देखना चाहते हैं? दर्शक भी उसको देख करके क्या करने लगेंगे? रोने लगेंगे। इस तरह की बात कवि कह रहा है, ठीक है। तो इसलिए सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर इसका सही जवाब होगा। आइए, दिव्यांग को कैमरे में बंद करने का उद्देश्य क्या है? दिव्यांग को कैमरे में क्यों बंद किया गया? कमरे में, सॉरी, अच्छा कैमरे में कमरे में दोनों में, हम एक बंद कमरे में लाएंगे एक कमजोर व्यक्ति को, इस तरह की बात है। और कैमरे की बात भी है कि कैमरे में बंद अपाहिज, पहले उसे कमरे में बंद किया फिर उसे कैमरे में बंद किया। तो क्यों करते हैं ऐसा? इसका उद्देश्य क्या है? उसे दूरदर्शन दिखाना? क्या उसे दूरदर्शन दिखाना चाहते हैं? नहीं। उसकी सहायता करना चाहते हैं, उसके मजाक उड़ाना चाहते हैं, उसके माध्यम से धन कमाना चाहते हैं। डी वाला ज्यादा सही आंसर आपका लग रहा है, डी वाला ही सही जवाब है। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया? दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया? समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक बंद कमरे में लाएंगे एक अपाहिज को, एक कमजोर व्यक्ति को, इस तरह की बात है। आइए आगे बढ़े। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, पंक्ति में अलंकार है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, अनुप्रास, यमक, उदाहरण, पुनरुक्ति। बड़ा बड़ा की अगर बात है तो पुनरुक्ति प्रकाश है ना, एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। चलिए आइए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया कर्मियों की क्रिया प्रणाली है। क्या क्रिया प्रणाली है मीडिया कर्मियों की? संवेदन युक्त, क्या वे संवेदना रखते हैं? वे संवेदना नहीं रखते। संवेदनहीन है, हाँ संवेदनहीन है, उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है कि अपाहिज व्यक्ति कितना दुखी है कि वह रो पड़ेगा, जबकि उसे जबरदस्ती रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो संवेदनहीन है। सामाजिक, सामाजिक बिल्कुल नहीं है। सेवाभावी, कोई वे सेवा भी नहीं करना चाहते हैं, संवेदनहीन है भैया, उन्हें पैसे कमाने से मतलब है। चलिए आइए आगे बढ़े। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में कौन सा बिंब है? तो फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में बिंब कौन सा है? गतिशील बिंब है, स्पर्श बिंब है, दृश्य बिंब है, श्रव्य बिंब है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, तो आपके ध्यान क्या करता है कि आंखें कैसे दिख रही होगी, यह ध्यान आता है ना, दृश्य बिंब होगा। चलिए आइए, पर्दे पर किसकी कीमत होती है? पर्दे पर वक्त की कीमत है, ठीक है। चलिए, करुणा के मुखेटे में छुपी क्रूरता की कविता कौन सी है? करुणा के मुखेटे में छुपी क्रूरता की कविता कैमरे में बंद अपाहिज है। किसने लिखी है? रघुवीर सहाय ने लिखी है, ठीक है। चलिए अब आइए आगे, करुणा के मुखेटे, हाँ ये हो गया। अगला प्रश्न देखें, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का नाम क्या है? रघुवीर सहाय नाम है। एक बात समझिए, जैसे रघुवीर सहाय जो है ये क्या है? दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, आप याद रखेंगे। दूसरे तार सप्तक के एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर, क्या लिखा है शमशेर बहादुर ने? उषा लिखी है। उषा लिखने वाले शमशेर बहादुर जी, ये भी क्या है? ये भी दूसरे तार सप्तक के कवि है। एक और चीज है, कुंवर नारायण, ठीक है, कुंवर नारायण, तो ये क्या है? तीसरे तार सप्तक के कवि है। तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, ठीक है। याद कैसे रखना है? रघुवीर सहाय, चार शब्द हैं रघुवीर सहाय में, मतलब ये तो आप याद रख लेंगे तीनों का कि हाँ रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर और कुंवर नारायण, इन तीनों में से ये तीनों क्या है? तार सप्तक के व्यक्ति। अब दूसरे का कौन है, तीसरे का कौन है, ये याद रखना है। तो कुंवर में 3 शब्द है, कुंवर, तो कुंवर किसके हुए? तीसरे तार सप्तक के। रघुवीर और शमशेर दोनों में 4-4 अक्षर है, तो 4-4 अक्षर को अगर आप 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 2, तो ये दोनों क्या है? दूसरे तार सप्तक के व्यक्ति हैं। एक और फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा,
कि एक और व्यक्ति है आपके सिलेबस में, फिराक गोरखपुरी, फिराक गोरखपुरी, ठीक है, गोरखपुरी। अब फिराक गोरखपुरी जो है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रघुपति सहाय। क्या नाम है? रघुपति सहाय नाम है इनका। तो रघुवीर सहाय और रघुपति सहाय में आप कंफ्यूज मत होना। अगर आ जाए फिराक गोरखपुरी का ओरिजिनल नाम कौन सा है, तो रघुपति सहाय लगा करके आना है ना। ऐसे नहीं लगना कि अच्छा प्रिंट मिस्टेक हो गई होगी, रघुवीर सहाय लिखा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इनका नाम क्या? रघुपति सहाय है। ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े। इसका जवाब तो क्या होगा? रघुवीर सहाय होगा। ठीक है, आ जाइए। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी क्या उपकरण प्रयोग लेकर के आई है? प्रयोगवादी कविता में क्या है? शिल्प संबंधी नए प्रयोग है क्या? नए बिंब है, नए प्रतीक है, नए उपमान है, उपयुक्त सभी, सारी चीजें नई नई है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता है। आइए, प्रयोगवादी कविता, उपयुक्त सभी, सारी चीजें नई अलग तरह से प्रस्तुत की गई, नए नए प्रयोग किए, तो उन्हें प्रयोगवाद कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 1911 में हुआ, 1921 में हुआ, या फिर 17 में हुआ, या फिर 28 में हुआ? तो 1911 में हुआ। 1911 में एक और व्यक्ति का जन्म हुआ है, उमाशंकर जोशी का। उमाशंकर जोशी का भी 1911 में ही जन्म हुआ है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। ठीक है, आइए। गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तो हिलना किसका प्रतीक है? किरण नृत्य कर रही है। किरण कौन सी? किरण किसी लड़की का नाम है? नहीं, सूर्य की किरण। उषा चहक रही है, चहकते नहीं है ना, चिड़िया चहकती है, उषा क्या चहकेगी? बिजली चमक रही है? नहीं, बिजली की बात नहीं है, सुबह होता हुआ उगता हुआ सूरज की बात हो रही ना, तो सुबह की बात है, बिजली तो होगा ही नहीं। आसमान हिल रहा है, यार ये भी गलत लग रहा है, ये सही लग रहा है, किरण वाली बात ज्यादा ठीक है। ठीक है, चलिए आइए। उषा कविता में किसका वर्णन किया गया है? शहर की सुबह का? शहर की सुबह का नहीं, वन की सुबह का, गांव की सुबह का, उपयुक्त सभी। वैसे देखा जाए तो सुबह का वर्णन है, पर जो प्रतीक देखते हैं हम, है ना, कि जैसे राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है ना, कि जिससे स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो, तो वो प्रतीकों को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो आपकी उषा है, यह गांव की सुबह का वर्णन करती है। गांव की सुबह की बात हो रही है। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ है रात्रि, संध्या, भोर, दोपहर, भोरे, आप जानते हैं। ठीक है, आइए। उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? उषा के हिसाब से प्रातःकालीन आकाश, सुबह का जो आकाश है, कैसा लग रहा है? काले बादलों जैसा? गलत है। पतंग जैसा? नहीं। घोड़े जैसा? नहीं। नीले शंख जैसा? हाँ, ये सही है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा है नीले शंख जैसा। चलिए आइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? बादल राग किसका प्रतीक है? मैं बता चुका हूं आपको बार बार, आरोप पढ़ाया था तब, वितान अभी कंप्लीट हिंदी में, एक बार फिर समझ लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता की बादल राग किसका प्रतीक है? तो ये है आपकी शांति का बिल्कुल नहीं, करुणा का बिल्कुल नहीं, क्रांति का। ठीक है, नवीनता का भी नहीं, क्रांति का। कैसे? कि देखिए, हे विप्लव के वीर, जब विप्लव के वीर आते हैं तो क्या अट्टालिका नहीं ही आतंक भवन, ये आतंक भवन सब गिर जाएंगे, बिजली गिरेगी इनके ऊपर, और फिर क्या होगा? नए नए पौधे खिल पड़ेंगे, केशव का सुकुमार शरीर खिल उठेगा। ठीक है, ये सब बातें इसमें हैं, तो क्रांति का प्रतीक है। निराला का जन्म कब हुआ? निराला का जन्म कब हुआ? 1900 में, 1990 में, 1899 में, 1900 में, या 1890 में? एक बात आपको याद रखना है कि एक तो निराला, ठीक है, तो निराला का जन्म कब हुआ? 1800 की ईस्वी में हुआ, मतलब आप ये याद रखना। देखिए, आइए समझ लेते हैं एक बार। 1899 में इनका हुआ है, एक बार सारी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, कि 1800 में कौन कौन लोगों का जन्म हुआ। आपके जितने कवि हैं, इन कवियों में सबसे पुराने कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में हुआ, राजापुर गांव में हुआ, सोरो में। ठीक है, 1532। इसके बाद इनसे छोटा व्यक्ति अंबेडकर है। ठीक है, अंबेडकर आपके सबसे आखिरी चैप्टर लेखक परिचय में आएंगे, हालांकि नहीं आएंगे, पर फिर भी 1851 इनका याद रख लीजिए, है ना। दूसरे नंबर पे आता है अंबेडकर। तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति कौन है आपके? फिराक गोरखपुरी हैं, 1896।
इनका नाम क्या है? रघुपति सहाय। मैं बता चुका हूं, एक बार फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे। रघुपति सहाय की इनका नाम है, फिराक गोरखपुरी का नाम है। इनका जन्म कब हुआ? 1896 में। फिर इनसे छोटे हैं आपके निराला। तो 1800 में जन्म जिनका हुआ, यानी 1800 यानी कि 19वीं सदी में, तो ये कितने लोग हैं? ये 3 लोग हैं, अंबेडकर, फिराक और निराला। ये 3 लोग हैं। 91, 96 और 99, ये आपको याद रख लेना है, तीनों चीजें याद हो जाएंगी। 91, 96 और 99। अब सबसे बड़ा नंबर बच रहा है 1907। तो 1907 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, और द्विवेदी जी, कौन से द्विवेदी जी? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ। तो ये तीनों 1907 के हैं। फिर 1911, तो 1911 में 2 लोग हैं, शमशेर बहादुर है, उमाशंकर जोशी है। ठीक है। इसके बाद आएंगे आपके रेणु 1921 के। ठीक। फिर इसके बाद सब अलग अलग है। 27 में कुंवर नारायण हुए हैं, है ना। 26 में धर्मवीर भारती हुए हैं। फिर 29 में हुए हैं रघुवीर सहाय, और आलोक धनवा सभी में सबसे छोटे हैं। आलोक धनवा सबसे छोटे हैं। कौन है? आलोक धनवा है। और आलोक धनवा क्या है? इनकी भी मृत्यु भी नहीं हुई, अभी जीवित है। ठीक है, जरूरी नहीं हर किसी का मृत्यु आप याद रखें। तो आलोक धनवा 1948 में इनका जन्म हुआ था, ये सबसे लेटेस्ट है। तो आज इनकी उम्र क्या होगी? 76 साल हो, 76 नहीं 78 साल के आसपास इनकी उम्र होगी। अभी 3 साल पहले का इनका इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, अगर आप देखें, परीक्षा के बाद कभी आपका मन हो कि कैसे लिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये 1948 में इनका जन्म हुआ। सबसे छोटे व्यक्ति आलोक धनवा है। क्लियर। सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? तुलसीदास जी, 1532। तुलसीदास जी के अलावा अगर तुलसीदास जी को अलग कर देंगे, अच्छा वो तो उस जमाने के भक्ति काल के हैं। तो आज के जमाने में 3 व्यक्ति हैं जो 19वीं सदी में आते हैं। पहली बात है आपके अंबेडकर, फिर फिराक गोरखपुरी, और फिर आते हैं निराला। और इन सब में सबसे छोटे हैं निराला, 1899। ठीक है, ये तीनों हो गए। फिर 1907 की बात आ जाएगी बच्चन, महादेवी और द्विवेदी जी। फिर 1911 की बात आ जाएगी उमाशंकर जोशी और शमशेर बहादुर, 1911। फिर इसके बाद ये एक 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 है, इनको आप याद रख लेना। कितना आसान हो जाएगा कि डेट याद रखना आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, डेट नहीं ईयर। अगर डेट याद नहीं है तो आप ईयर भी लिख दो, तो आपको माफ कर दिया जाएगा कि चलो ठीक है, इस बंदे को ईयर याद है। ये जीवन के पारावार, तो जीवन के पारावार किसे कहा गया है? समुद्र को, बादलों को, आसमान को, धरती को। किस चैप्टर से लिया गया है? ये बादल राग से लिया गया है। तो बादल राग में जीवन के पारावार किसे कहा जाएगा? बादलों को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? सुख को कैसा बताया गया? अस्थिर सुख पर दुख की छाया लिखा गया है। स्थिर है नहीं, चंचल नहीं, अस्थिर हाँ, अदृश्य नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आइए। जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? जल का विप्लव प्लावन किसके ऊपर होता है? सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन। है लिखी पंक्ति। पंख मतलब क्या होता है? कीचड़। हम कमल को क्या कहते हैं? पंकज। क्यों कहते हैं? पंख में जन्म जिसका हुआ, मतलब कीचड़ में जिसका जन्म हुआ है, वह है कमल। ठीक है, पंकज है। तो पंख मतलब क्या? कीचड़। तो जल विप्लव प्लावन किस पर हो रहा है? कीचड़ पर हो रहा है। चलिए पढ़े आगे, आ जाइए। बादल राग कवितांश में किस ऋतु का वर्णन है? किस ऋतु का वर्णन है? बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, तो कौन सी ऋतु में होता है ऐसा? बसंत में होता है? बिल्कुल नहीं, बसंत में तो वसंत पंचमी आती है। गर्मी में नहीं, वर्षा में हाँ, सर्दी में नहीं। बारिश तो वैसे सर्दी में भी कभी भी हो सकती है आजकल, है ना। टेम्परेचर इतना ऊपर नीचे है और पूरा जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा है, लेकिन आदर्श रूप से बारिश कब होती है? वर्षा की, इसलिए वर्षा की बात हम करेंगे। आ जाइए। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी, बता चुका हूं मैं पहले, है ना। निराला जी ने ही मुक्त छंद का अपना प्रयोग किया था और मुक्त छंद के प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। हृदय थाम लेता संसार पंक्ति किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? हृदय थाम लेता संसार, तो इसमें क्या होगा? पंक्ति किस वर्ग का, मतलब हृदय थाम लेता संसार, तो कौन से लोग हैं वे जो हृदय थाम लेते हैं? कब हृदय थाम लेते हैं? जब बारिश होने वाली है, जब बादल आने वाले हो, जब बिजली चमकने वाली है, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो हृदय थाम लेते हैं?
मुझे एक बात बताओ, जब क्रांति होगी तो ज्यादा दुख किसको होगा? जिसके बड़े बड़े महल बने हैं या जो एकदम झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति उसको, है ना? तो ज्यादा टेंशन किसको होगी? ज्यादा टेंशन उसकी होगी जिसके ज्यादा बड़े महल है। देखो, पूंजीपतियों को, यस, शोषित वर्ग को, शोषित शोषक नहीं, ठीक है, किसानों को या श्रमिकों को? एक ही जवाब होगा, पूंजीपतियों का प्रतीक यहाँ पे है, पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है वाली लाइन, क्योंकि पूंजीपतियों को ही सबसे ज्यादा डर लगता है, उनका ही हृदय बेठू बेठू करता है, ठीक है। बादल राग 6 खंडों में कवितांश निराला के किस काव्य में संग्रह से उद्धृत है? बादल राग से कुछ बातें आपको याद रखना है। बादल राग जो कविता है कितने खंडों में है? 6 खंडों में है, ठीक है। 6 खंडों में है तो 6 खंड एक ही किताब में है। हाँ, 6 खंड एक ही किताब में, ठीक है। तो यह किस काव्य संग्रह में, किस किताब में है बताइए? अनामिका, परिमल, नए पत्ते, अणिमा, तो ये आएगा आपका अनामिका, ठीक है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? रामचरितमानस है। रामायण, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली। आपको क्या लगता है? इसका सही जवाब होगा रामायण, क्योंकि रामायण तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो रामायण किसकी रचना है? महर्षि वाल्मीकि की रचना है, इतना आपको याद रखना है, जो कि संस्कृत में उन्होंने लिखी है रामायण नाम से। कवितावली किस कवि की रचना है? इतना आसान प्रश्न तो हो नहीं सकता, ठीक, पर फिर भी आया हुआ है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है, ठीक है। कवितावली किस कवि की रचना है? तुलसीदास जी की। आ जाइए आगे बढ़े। कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय होने के रूप की अनुभूति प्रदर्शित होती है? किस समय ऐसा हुआ, ऐसा क्या घटना घटी कि करुण रस के बीच वीर का संचार हो गया? ये बात पूछना चाह रहे हैं। आपको याद है, संजीवनी विद्या लेकर के जैसे ही हनुमान जी आते हैं, संजीवनी विद्या नहीं, संजीवनी पर्वत, संजीवनी जड़ी बूटी, ठीक है, पूरा पर्वत लेकर के आ जाते हैं। तो पर्वत लेकर जैसे ही हनुमान जी आते हैं तो फिर करुण रस के बीच वीर का संचार हो जाता है। राम का वनवास जाना नहीं, जगदम्बा की लीला देखना नहीं, कुंभकर्ण का बिलख पड़ना नहीं, उस समय भी नहीं। कब? हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना। आ जाइए। पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? पेट की अग्नि यानी क्या? भूख, भूख की तुलना किसके की गई है? चूल्हे की आग से, बड़वाग्नि से, दावानल से या यज्ञ की अग्नि से? बड़ा गंभीर सवाल है। आग ही बड़भागी ते, बड़ी ही आग पेट की, ऐसा लिखा गया। क्या लिखिए? बड़वागी थे। बड़वागी मतलब बड़वाग्नि, बड़वाग्नि मतलब समुद्र की आग, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तुलसी ने हाहा करी, तुलसीदास दुखी क्यों है? तुलसी ने हाहा क्यों करी बताइए? दरिद्र दशा न देखी तुलसी हाहा करी, क्या ये है? दरिद्र दशा देखकर। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, क्या ये बात है? लोगों को बेरोजगार देखकर ने तुलसी ने हाहा करा, या उपयुक्त सभी? बताओ इसका क्या जवाब होगा? उपयुक्त सभी, सभी कारण के, क्योंकि देखिए उपयुक्त सभी कैसे? दरिद्र दशा देखकर, दरिद्र दशा मतलब गरीबी देखकर, हाँ। दुरित दहन देखकर, हाँ, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो ये सब बातें क्या है? एक ही तो लाइन में है, एक ही छंद में है, तो इसलिए तीनों चीजों को मान करके कह रहे हैं कि तुलसी हाहा करी। तो प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, पंक्ति में नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? दो प्रश्न बन सकती, नाथ, या फिर ये कहेंगे कि तव प्रताप और राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत में किसके प्रताप को हृदय में रखकर जाने की बात हो रही है? राम के लिए, भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए, हनुमान के लिए? आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर राम आएगा क्या इसका उत्तर, पर नहीं। ये आपकी कविता की लक्ष्मण मूर्छा वाली जो कविता है, पहली पंक्ति है, तव प्रताप उर राखिए, आपके प्रताप को हृदय में रख करके जय हूं नाथ तुरंत, मुझे जाना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से, तो ये भरत के लिए यह लाइन रखी गई है, ठीक है। ये कठिन थोड़ा प्रश्न है, ये वाला हो सकता है कि आ जाए। तो प्रताप उर राखी प्रभु जय हो नाथ तुरंत, किसके लिए बात हो रही है? भरत के लिए। आ जाइए आगे बढ़े। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? एक ही बुझा सकता है, श्री राम, ठीक, बाकी की कोई नहीं बुझा सकता। आ जाइए अगला। दूत कहो, दूत कहा अवधूत
कहो, अच्छा दूत कहो है, ठीक है। दूत कहो, अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं बताओ? तुलसीदास जी की है, फिराक गोरखपुरी की है। दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोल्हा कहो, तुलसीदास की पंक्तियां हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। संजीवनी बूटी लाने कौन गए थे? ये तो आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लगा देंगे हनुमान जी गए थे, कोई डाउट नहीं है संजीवनी कौन लाता है। लक्ष्मण मूर्छा टूटने, लक्ष्मण मूर्छा लक्ष्मण मूर्छा टूटने के वृत्तांत को सुन दशानन ने क्या किया? लक्ष्मण मूर्छा टूट, जैसे कि दशानन ने सुना, रावण ने सुना कि अच्छा लक्ष्मण जी अब जाग गए हैं, लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई है, उनका इलाज हो गया है, आप ही के लंका के वैद्य जी ने वहां जाकर इलाज किया है, उन्हें हनुमान जी उठा करके ले गए थे इलाज करने। तो रावण ने क्या किया बताओ? अत्यंत दुखी होकर सिर पीटने लगा, किया ऐसा? हाँ किया। व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया और कुंभकर्ण को उठाया, बिल्कुल किया। उपयुक्त दोनों, दोनों ही नहीं। वाह यार कितना अच्छी बात, दोनों ही बात हुई थी फिर तो। आ जाओ आगे बढ़ो। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप काव्यांश रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया? किस कांड से लिया गया? अयोध्या कांड से। क्या ये अयोध्या की बात है? नहीं। बाल कांड की? नहीं। लंका कांड की? हाँ हो सकता है। या सुंदर कांड की? बताइए किसकी बात हो रही है? आ जाइए, लंका कांड की बात हो रही है क्योंकि युद्ध चल रहा है, ठीक है। सुंदरकांड की बात नहीं हो रही। आ जाइए। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, पंक्ति में आए वित्त से क्या अर्थ है? धन, बीता हुआ, मृत या उपयुक्त सभी? थोड़ा कठिन है शब्दार्थ, अगर आपने पढ़े हैं तो आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। इसका अर्थ है धन, ठीक है। आ जाओ। मिले ही न जगतु सहोदर भ्राता, कथन किसका है? राम जी कह रहे हैं कि ऐसे सहोदर भ्राता कहाँ जगत में मिलते हैं, ठीक है। किसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मण के लिए। कौन कह रहे हैं? श्री राम कह रहे हैं। ये आपके सही उत्तर है। आइए आगे बढ़े। जीविका विहीन लोग एक दूसरे से क्या कह रहे हैं? जीविका विहीन लोग कहे कहे करने से कहाँ जाए क्या करी, ये कह रहे हैं। कहाँ जाए क्या करें, ये कंफ्यूज हो गए हैं तो वो बता रहे हैं एक दूसरे की सहायता करेंगे नहीं, हम जीविका कमाएंगे नहीं, भी नहीं, हम कर्महीन हो जाएंगे, ऐसी भी बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। जीविका, ये तो हो गया, कहां जाए क्या करें। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाते हैं? किस शायर? आपके पूरे सिलेबस में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो शायर है, ठीक है, और उसकी भाषा और प्रसंग क्या करते हैं? सूरदास किया। सूरदास ने क्या लिखा है? श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप का वर्णन किया है। गुटरु ने चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, बहुत समय मैया दूध पियत भय पर अबहू है छोटी। मैया छोटी, अभी भी छोटी है, ये कब बड़ी होगी? कौन कहते हैं? सूरदास जी। तो क्या किया उन्होंने? वात्सल्य वर्णन किया है। आपके सिलेबस में वात्सल्य वर्णन किसने किया है? फिराक गोरखपुरी ने। आपके सिलेबस में शायर कौन है? फिराक गोरखपुरी। तो फिराक गोरखपुरी का उत्तर इसके लगा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिराक गोरखपुरी सही जवाब होगा। गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? बज़्म जिंदगी, गुले नगमा, उर्दू नजल, उर्दू गजल गोई और रंगे शायरी। गुले नगमा के लिए इन्हें सम्मान दिया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़े। भाई के है बांधती चमकती राखी, भाई बहन की बात हो रही है ना, रुबाइयां से। भाई के है बांधती चमकती राखी, चमकती राखी की तुलना किससे की गई है? चमकती राखी तो किसके जैसे चमक रही है? बिजली की चमक से, चांद की चांदनी से, हल्की हल्की घटा से, सूर्य के बिजली की चमक से इसकी बात की गई है, बिजली की चमक से। बालक किस पर ललचाया है? बालक का मन किस पर ललचाया है? तो बालक का मन चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है मां, किस पर? चांद पर। आइए आगे बढ़े। लोका देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा में उछालना, पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे ही हवा में जैसे आप बच्चे को उछालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लोका देना कहते हैं, यही सही जवाब है। आइए, लोका देना मुहावरे का अर्थ हवा में उछालना होता है। फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या है? रघुपति सहाय। रघुवीर सहाय अलग व्यक्ति हैं, रघुपति सहाय अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? घुटनों में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है, घुटने में लेकर पहनाती है कपड़े, बात हो रही है, ठीक है।
आप कहेंगे सर घुटनों में लेकर तो माँ बच्चे को नहलाती भी है, हाँ नहलाती भी है, पर लेखक के अनुसार, कवि के अनुसार क्या करती है? कवि के अनुसार कपड़े पहनाती है। ये समझ के चल रहा है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है रुबाई। चौपाई तो नहीं है इनमें से, ठीक है। और गजल भी है, पर गजल उर्दू की, उर्दू और फारसी दोनों की रुबाई है, ठीक है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? कागज के पन्ने की तरह, बगुलों के पंख, ये अलग रचना है, काले बादल, अंधड़, नहीं ये सही आंसर है, ठीक है। आइए प्रीवियस ईयर में है ये भी। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु जो रस कवि के अनुसार कभी चूकता नहीं है, वह कौन सा है? कौन सा ऐसा रस है जो कभी नहीं चूकता? बोध्य रस, अनुभव रस, साहित्य रस, ओज रस। साहित्य रस। आ जाओ। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बताओ अब। 1901, 1921, 1911 या 1915? सही जवाब है 1911। 1911 में एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, वो कौन व्यक्ति हैं? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, आइए, ठीक है, इसका 1911 है। साहित्य का रसायन क्या है? कल्पना रूपी रसायन है, कल्पना रूपी रसायन है। चलो आगे बढ़ो। कवि ने कल्पना रूपी बीज कहाँ बोया? कवि ने जो कल्पना रूपी बीज है वो कहाँ बोया? खेत में, कागज के पन्ने पर, जंगल में या तालाब में? एक बात देखो, गेहूं का बीज बोने की बात नहीं हो रही तो हम खेत लगा देंगे, ठीक है। कौन सी बीज बोने की बात हो रही? कल्पना का बीज उसने कहाँ बोया? तो कल्पना का बीज वह कागज के पन्ने पर बोता है, ठीक है। आ जाइए। छोटा मेरा खेत एवं बगुलों के पंख कविताओं का गुजराती से हिंदी में किसने रूपांतर किया? एक बात समझो, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख किसने लिखे हैं? उमा शंकर जोशी जी ने लिखे हैं। उमा शंकर जोशी जी किस भाषा के कवि हैं? तो गुजराती कवि है। किसने लिखे हैं? उमा शंकर जोशी, ठीक है। तो उमा शंकर जोशी किस भाषा के कवि हैं? गुजराती कवि हैं, गुजराती कवि हैं। तो इन्होंने बगुलों के पंख और छोटा मेरा खेत लिखा होगा, हाँ लिखा होगा, तभी तो लिखा है। तो इनकी जो रचना है वो किस भाषा में होगी? गुजराती में होगी। फिर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का अनुवाद किसने किया? किसी ने तो किया। कौन व्यक्ति हैं वे? ये दोनों व्यक्ति हैं, रघुवीर चौधरी और भोलाभाई पटेल। इन दोनों ने मिल करके अनुवाद किया है, ठीक है। तो दोनों आपके सही जवाब होंगे, ये वाला और वह दोनों। रस का अक्षय पात्र किसे कहा गया है? गन्ने को, साहित्य को, खेत को? रस का अक्षय पात्र कौन सा है तीनों में से? साहित्य है या फिर कविता को, ठीक है। ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सांझ की सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? सांझ की सतेज श्वेत काया, ये लाइन कहां से ली गई है? बगुलों के पंख से ली गई है, ठीक है। श्वेत काया में क्या होता है? बगुले ऐसे पाती में बंधे बगुलों के पंख, बगुलों में पाती में बंद करके उड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां से ली गई है। तो क्या कर रही है? भाग रही है, तैर रही है, उड़ रही है, नहा रही है? क्या करेंगे? बगलू क्या कर रहे हैं बताओ? उड़ रहे हैं ना, तो उड़ रहे हैं। आगे बढ़ो। तैर रही है, अच्छा तैर रही है कैसे? कविता पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। कविता में लिखा है ये वाली लाइन, सांझ की सतेज छाया श्वेत काया तैर रही है, तैर रही है, ऐसा लिखा है, ठीक है। तैर रही है इसका जवाब होगा। कविता आपने पढ़ी है तो तैर रही है। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्ष होता है? भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप है? आओ, संवेदनशील है। क्या ऐसा लगता है आपको कि भक्तिन के प्रति लोग संवेदनशील है? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, ठीक है। उसकी जो सौतेली माँ है वह उसकी जल्दी शादी करा देती है। इधर सास जो रहती है उसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसे बताती नहीं है, फिर बाद में उसे बोलती कि जाओ तो एक काम करो घूम के आ जाओ। और जब वो जाती है उसे पता चलता है उसके पिता नहीं रहे। फिर इसके बाद उसकी 3 बेटियां हो जाती है, उसकी सास, उसकी जेठानी, ये सब उसे ताने मारते हैं। हालांकि उसका पति अच्छा आदमी था, पर वो अच्छा आदमी जो था वह भी चल बसा। उसके पति चल बसने के बाद में वो अपने घर जमाई लेकर के आती है, अपनी बड़ी बेटी और उसके जमाई को। अब वो दोनों जब आते हैं तो कुछ दिनों बाद वो आदमी भी मर जाता है। फिर क्या करते हैं कि ये दूसरे लोग, परिवार के लोग मिलकर षड्यंत्र मचाते हैं
और उसकी जमीन हड़पने के लिए उसकी बेटी की शादी दूसरे व्यक्ति से करा देते हैं। क्या क्या घटना होती है वो सब मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सब कहाँ संवेदनशील दिख रहा है आपको? संवेदनशील तो बिल्कुल नहीं है। छल कपट है, हाँ छल कपट ऐसा लगता है आखिरी में जाकर, है ना, जो एक छोटी सी घटना है। पर क्या शुरू से ही छल कपट है? हाँ शुरू से ही छल कपट लगता है, पर इसको हम लिखेंगे नहीं। मात्र सत्तात्मक है ये तो है ही नहीं। तो समाज का कैसा स्वरूप प्रत्यक्षदर्शी होता है? अगर हम देखते पितृ सत्तात्मक ज्यादा सही लगता है। पुरुष जो भी कर दे सही है। भक्तिन को इतना स्ट्रगल इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो महिला है। अगर वो पुरुष होती तो क्या कोई इस तरह की चीजें कर सकता था? नहीं कर सकता था, है ना। तो वो महिला है इसलिए इसे उतना उतना दुख उसे झेलना पड़ा। सही जवाब होगा पितृसत्तात्मक। लेखिका के भ्रमण की भी एकांत साथिन किसे कहा गया है? तो लेखिका के भ्रमण की एकांत साथिन है उसकी दोस्त, उसकी हमसफर भक्तिन, या फिर उसे सेविका भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आइए। लेखिका ने कब समझा कि सेवक का साथ टेढ़ी खीर है? कब समझ लिया ऐसा? साड़ी को पवित्र कर पहनते हुए देखकर, सूर्य और पीपल को जल से अभिनंदन करके, जप करने की मुद्रा देखकर, या कोयले से अपने साम्राज्य की सीमा रेखा खींचने पर। तो इसका सही जवाब होगा डी वाला। आइए आगे बढ़े। भक्तिन का मूल नाम क्या है? भक्तिन का मूल नाम क्या है? जो सेविका है महादेवी वर्मा की, उसका मूल नाम क्या है? गोपालिका है, अंजना है, लक्ष्मीहीन है, या फिर भक्तिन है? तो लक्ष्मीन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन से नहीं है? दीपशिखा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, या कनुप्रिया? अतीत के चलचित्र से कंफ्यूज नहीं होना है। अतीत में दबे बाबू नहीं पूछ रहे हैं, वे पूछ रहे हैं अतीत के चलचित्र, और यह रचना महादेवी वर्मा की है। दीपशिखा भी है, पथ के साथी भी है, अतीत के चलचित्र भी है। कनुप्रिया इनकी रचना नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे पता चले आप ये देखें और दीपशिखा हाँ ये है और आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं। नहीं है पूछा है तो नहीं है लगाएंगे। तो कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, आइए अगला। ये कनुप्रिया हो गई। लक्ष्मी के जीवन में दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ऐसा क्यों कहा गया है? उसके जीवन में दुख क्यों है? उसने 3 पुत्रियों को ही जन्म दिया। हाँ उसने 3 पुत्रियों को जन्म दिया, ठीक है। वह विधवा हो गई थी, हाँ विधवा हो गई थी, यह भी दुख की बात है। उसकी पुत्रियों के साथ भेदभाव हुआ, यह भी है। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। आइए अगला। लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई? शास्त्र से आगे रहने की ख्याति ऐसे कमाई, पुत्री को अच्छा पढ़ा लिखा कर। कहाँ पढ़ाई यार, 8-9 साल में शादी कर दी थी उसकी। पुत्री के अच्छा पालन पोषण कर। पुत्री का अच्छा पालन पोषण हुआ था क्या? कहाँ हुआ था? पुत्री का समय पूर्व विवाह कर, ये कर दिया था। तो यह एक व्यंग्य है कि शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कमा ली। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ पुत्री का समय पूर्व विवाह करके। भक्तिन और लेखिका के बीच संबंध कैसा था? सेवक स्वामी का। हाँ आप बोलेंगे सर ये संबंध तो, लेकिन महादेवी वर्मा ने नकार दिया था कि हम सेवक स्वामी नहीं है। बिल्कुल, महादेवी वर्मा ने संबंध नकार दिया था, पर अगर प्रश्न पूछेंगे तो क्या थी वह, तो क्या बताएंगे आप? बहनें थी? नहीं, सही जवाब यही होगा, सेवक स्वामी का संबंध था। ये बात अलग है, ये महादेवी और भक्तिन की आत्मीयता थी कि वे एक दूसरे को मतलब पथ के साथी की जैसे देखते थे। ठीक है, कि हम साथ साथ में मतलब अंतर्मन की जो है साथिन है इस तरह से, लेकिन सेवक स्वामी का संबंध था। ठीक है, ये बात तो सही है। भक्तिन और लेखिका के बीच में संबंध था सेवक स्वामी का। आइए आगे बढ़े। टकसाल का क्या अर्थ होता है? टकसाल मतलब क्या होता है? तो अगर आप देखें भक्तिन, तो भक्तिन में है कि खोटे सिक्के को पैदा करने वाली टकसाल, इस तरह की बात लिखी गई है उसमें। ठीक है, 100 साल का समय नहीं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, हाँ सिक्के जहां ढलते हैं उसे हम कहते हैं टकसाल। ठीक है ना, खोटा खोटा भाग्य नहीं, आवाज करने वाला यंत्र ये भी नहीं है। टकसाल वह होता है जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं। अगले बढ़े, आगे बढ़े। आकाश में कौन उड़ रहे हैं? कौवे, कबूतर, बगले, गिद्ध। बताओ। अब ये पद्य से है, बगलों के पंख से लिया गया है। कौन उड़ रहे हैं? तो बगुले उड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। किसके अंकुर फूटते हैं? किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, कल्पना के, विचार के, या काव्य कृति के? शब्द के अंकुर फूटते हैं।
भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूसी, झुंझुनू, झालावाड़। तो यह झूसी की रहने वाली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो लेखिका ने भक्तिन का नामकरण तिलक, पूजा पाठ, चेहरा और स्वभाव और कंठीमाला, तो कंठीमाला देख करके लेखिका ने उसका नाम रख दिया था भक्तिन। भक्तिन सेवक धर्म में किससे प्रतिस्पर्धा करने वाली है? हनुमान जी से। ठीक है ना, चलिए। बाजार कब जाना चाहिए? बाजार तब जाना चाहिए जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन अच्छा हो, जब मन अच्छा ना हो। बाजार दर्शन आपने पढ़ा था। बाजार के जादू से बचने का एक ही उपाय है, बाजार तब जाओ जब मन खाली ना हो। ये वाली बात है, जब मन खाली ना हो, अर्थात मन भरा हो। मन भरा हो मतलब ये कि मन में क्लियर हो कि आपको क्या सामान चाहिए, आपको बाजार क्यों जाना है, तो आपका उद्देश्य क्लियर हो कि आपको जाना है तो यह सामान खरीदने के लिए जाना है या ये सामान बेचने के लिए जाना है, और इस तरह से उद्देश्य आपका पक्का रहेगा तो आप फिजूल सामान नहीं खरीदेंगे, बाजार का बाजारूपन इस तरह से नहीं बढ़ेगा। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? पैसे की गर्मी ना, क्योंकि आदमी का पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना तो वो कुछ नहीं ले पाएगा, भले दिमाग चाहे जितना गर्म हो जाए, बुखार जितना चढ़ जाए, एक ही चीज रहेगी, पैसा रहेगा तब जाकर चीजें खरीदी जाएंगी। तो पैसे की गर्मी। चूरन बेचने का काम कौन करता है? चूरन बेचने का काम भगत जी करते हैं। ठीक है ना, चलिए भगत जी हमारे। परचेजिंग पावर का क्या अर्थ है? परचेजिंग, परचेज मतलब क्या? खरीदना, पावर मतलब शक्ति, खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। ठीक है, आइए। लेखक इंद्रसेना को किस नाम से पुकारता था? किस पाठ की बात हो रही है? काले मेघा पानी दे। तो लेखक इंद्रसेना को क्या कहता था? लेखक इंद्रसेना से खुश रहता था कि दुखी होता था, कि इंद्रसेना का विरोध करता था? विरोध करता था। तो जो इंद्रसेना का विरोध करते थे वे सब उन्हें किस नाम से बुलाते थे? मेढक मंडली। तो लेखक क्या कह के बुलाएगा? मेढक मंडली करके बुलाएगा। काले मेघा पानी दे संस्मरण के अनुसार आज लोगों का एकमात्र लक्ष्य क्या है? काले मेघा पानी दे संस्मरण के अनुसार आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? स्वार्थ है। आज के व्यक्ति त्याग करना नहीं जानता है, त्याग हम नहीं करते हैं, हम बस अपना स्वार्थ देखते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। यही बात लेखक कह रहे हैं। ठीक है कि आज का व्यक्ति क्या कर रहा है? स्वार्थी है। गगरी फूटी कौन प्यासा? तो गगरी फूटी बेल प्यासा, तो बेल इसका सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़े। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? ऋषि मुनि के हिसाब से कौन सी चीज सबसे ऊंची है? कर्म, दान, धर्म या भोग? तो दान, दान का स्थान सबसे ज्यादा ऊंचा है। किसने कहा है? जीजी ने कहा है। कौन जीजी? लेखक की जीजी। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बना दिया गया था। तो ये उपमंत्री, रक्षा मंत्री नहीं, ठीक है, उपमंत्री। धर्मवीर भारती का जन्म कब और कहां हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब अगर आपको पता है कि कब हुआ तो आप इसका सही उत्तर लगा देंगे, और हमने पढ़ रखा है कब हुआ, तो बताओ। 1921 में हुआ क्या? अरनिया बिहार, या 1926, या 1907, या 1851? देखो 1851 में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ ना वो कौन था? वह थे हमारे अंबेडकर जी। महू में हुआ, हाँ ठीक है, तो ये जवाब होगा क्या? नहीं। 1907 में किसका हुआ? 1907 में हुआ हरिवंश राय बच्चन का, महादेवी वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो यही जवाब होगा क्या? नहीं। दो जवाब है आपके पास, 1921 या 1926, दोनों में से बताइए सही जवाब कौन सा है? सही 1926 सही जवाब है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है? मतलब क्या बता रहे हैं? विश्वास और विज्ञान, इन दो चीजों का द्वंद्व लेखक पूछ रहा है कि ये किस पाठ में है। तो ये तो आप बता देंगे। विश्वास मतलब क्या? पानी फेंकना, पानी फेंकना। पानी फेंकने से क्या होगा? इंद्र देवता खुश होंगे, इंद्र खुश होंगे। फिर क्या होगा? इंद्र खुश होंगे तो बारिश हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगी। विज्ञान क्या कहता है कि ये सब जो बात है ना यह नहीं होती, यह सब झूठ है, झूठ।
ठीक है, झूठ। कौन कहता है ऐसा? ऐसा कहने वाला व्यक्ति विज्ञान है, और कभी भी कहता है ये सब अतार्किक है। तो कौन सा पाठ है ये तो आपको क्लियर हो गया, काले मेघा पानी दे। ठीक है, पर ये जो बात है वाकई में विज्ञान और विश्वास है, तो हमें लग रहा है कि विज्ञान जीत गया, पर विज्ञान नहीं जीता। विश्वास का एक और तर्क आता है, वो क्या आता है? त्याग का सिद्धांत। और जब त्याग का सिद्धांत आता है ना, तो मानवता जीत जाती है। त्याग का सिद्धांत आता है कि हमें अगर किसी का फायदा अगर करना हो तो हमें करना चाहिए, हमारे पास जो चीज कम है उसी चीज का त्याग करना चाहिए, त्याग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। यह जब प्रवृत्ति आती है तो विज्ञान हार जाता है और जीत जाती है। विज्ञान मतलब क्या? लेखक। तो ये स्थापित करना है। फिर इसके बाद लेखक क्या कहता है आगे जाकर के कि मैं आजकल के समाज को देखता हूं और उस जमाने की बात को देखता हूं, तो आज का जमाना कितना स्वार्थी है और पहले के लोग कितना महान विचार अपने पास रखते थे। ये पूरी बात है। ठीक है, काले मेघा पानी दे। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? किसका? उपभोक्तावाद का, बाजार का जादुई प्रभाव, सांप्रदायिकता या उत्पादों का प्रभाव? तो बाजार का जादुई प्रभाव बात का दर्शन हुआ है। बाजार दर्शन है, और किस जादू की बात की? बाजार का जादू कैसे काम करता है? आंख की राह काम करता है। बाजार एक जादू किस रास्ते कार्य करता है? अभी तो बताया, आंख की राह, आंख के रास्ते। ठीक है, चलिए आ जाइए। भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? भगत जी क्या बेचते थे ये आपको बताना है, प्रश्न आया हुआ है। जीरा, चूरन, काला नमक, कुछ नहीं, तो चूरन इसका सही जवाब होगा। भगत जी बाजार चौक में चूरन बेचते थे। आइए, जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब और कहां हुआ? जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है, कहां हुआ आपको बताना है। 1907 में हुआ क्या? नहीं। 1926 में हुआ क्या? नहीं। कि 1926 में किसका जन्म हुआ था? 1926 में हुआ था धर्मवीर भारती का। साथ में 2-3 लोग हो गए। 5 और 21 में से किसी एक को चुनना होगा, आप क्या चुनेंगे? 1905। ठीक है, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजारूपन का मतलब क्या होता है? बाजार से सामान खरीदना नहीं। सामान खरीदना तो बाजारूपन थोड़ी है। आप गए, आपने सामान खरीदा और आप आ गए, तो ये तो आपका जरूरत थी तब गए ना, तो यह नहीं हो सकता। बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, ये हो सकता है क्या? हो सकता है, फिजूल खर्ची इससे होगी, इससे बाजारूपन बढ़ेगा। बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना, यह नहीं होगा। ये तो बिल्कुल इसका सेम टू सेम है। आवश्यक वस्तुएं खरीदना होगा, नहीं। बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना, ये इसका जवाब हो सकता है। तो लेखक ने किसकी बात कही है? अनावश्यक वस्तुएं खरीदने की बात कही है। बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना, सही तो ये भी लग रहा है, पर ये द्वंद्व है कि दोनों में से ज्यादा अच्छा किसको रखें। पर एक बात मानिए कि अगर बाजार सजाकर रख दिया तो इससे बाजारूपन बढ़ेगा, या फिर अनावश्यक वस्तुएं खरीदने से बाजारूपन बढ़ेगा? बाजारूपन इसके दिखाने से नहीं, इसके खरीदने से बढ़ेगा, और इसलिए खरीदना सही ज्यादा उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए। बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है। आओ आगे बढ़े। जैनेन्द्र कुमार, चलिए। जैनेन्द्र कुमार को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? त्यागपत्र, पाजेब, मुक्तिबोध, सुनीता। तो मुक्तिबोध के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मुक्तिबोध कौन है? मुक्तिबोध एक लेखक है, मतलब मुक्तिबोध एक कवि है, बहुत अच्छे कवि हुए हैं, बहुत महान कवि हुए हैं। भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता क्योंकि वे, भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चलता? क्योंकि वे क्या है? क्योंकि वे संयमी है? हाँ। क्योंकि वे स्वार्थी है? नहीं। दयालु है? लालची है? संयमी इसका सही जवाब होगा। लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? लुट्टन सिंह पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया था? 9 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में? 9 वर्ष की उम्र में। लुट्टन पहलवान ने हराया था, किस पहलवान को हरा दिया था लुट्टन पहलवान ने? याद है? लुट्टन पहलवान गया श्यामनगर के मेले में, वहां पे एक पहलवान था चांद सिंह जो सबको बुला रहा था कि मुझसे कौन लड़ेगा। लुट्टन सिंह गया, उसको हरा दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, राज की पहलवान बन गया उसके बाद। आओ अगला क्या है?
श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था? दर्शनीय जीव लुट्टन सिंह। बाद में लुट्टन सिंह दर्शनीय जीव हो गया, लोग आते थे उसे देखते थे चले जाते थे, अरे इतना बड़ा पहलवान, चलो देखते हैं, मतलब दर्शनीय जीव बना दिया उस आदमी को। काले मेघा पानी दे पाठ की विधा कौन सी है? संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, निबंध। संस्मरण है, ठीक। किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? कौन सी सेना आ रही है? किशोरों की टोली पानी दे मैया कर किस सेना के आने की? इंद्र सेना, ठीक है। आइए, हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु किस रूप में प्रतिष्ठित हुए? हिंदी साहित्य में फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। ये जब हम कवि परिचय पढ़ रहे थे तब मैंने देख लिया है, और आरओ वाली पुस्तक में और फिर कंप्लीट हिंदी वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि इन्हें आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम साहित्य में आंचलिक शब्द का प्रयोग किसने किया? इन्हीं ने किया, रेणु ने कहा, रेणु ने, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। शेर के बच्चे की उपाधि किसे दी गई? शेर का बच्चा कौन है? शेर का बच्चा लुट्टन सिंह है, बादल सिंह है, चांद सिंह है या बहादुर है? तो चांद सिंह को दी गई थी, ठीक है। पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आ जाओ, पहलवान की ढोलक अध्याय के फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। किसमें परिस्थिति को तोड़ने का विशेष बुद्धि होती है? परिस्थिति को तोड़ने की विशेष बुद्धि किसमें? मनुष्यों में, पेड़ पौधों में? अच्छा, तोड़ने की नहीं, ताड़ने की। तो परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि किसमें होती है? कुत्तों में। और वे फिर अपनी आवाजें निकालते हैं, सचेत करते हैं या फिर भौंकने लगते हैं। ये किसमें होता है? कुत्तों में होता है। आइए, डेढ़ हाथ का कलेजा मुहावरे का अर्थ है कमजोर होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक साहसी होना। डेढ़ हाथ का कलेजा मतलब कलेजा बढ़ गया है ना, मतलब साहसी, जिसे हम बोलते हैं 56 इंच की छाती। मतलब क्या है? मतलब ये कि वह व्यक्ति साहसी है, हिम्मती है, ठीक है। आओ आगे बढ़े। वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है? जब कुश्ती चल रही थी और लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हराया, तब समय, उस समय की बात है, तो उस समय कह रहे वाह बहादुर वाह, वाह बहादुर वाह। तो किसको कह रहे हैं? जो जीत रहा उसको, लुट्टन सिंह को। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारता है? रात्रि की भीषणता, रात्रि में महामारी समय है, लेकिन रात्रि में एक ऐसी ध्वनि आती है जो उस रात्रि की विभीषिका को ललकार कर कहती है कि मैं तुझसे नहीं डरती। वह ध्वनि किस चीज की थी? लुट्टन सिंह की थी, राजा की थी, महामारी की थी या पहलवान की ढोलक की थी? तो पहलवान की ढोलक की ध्वनि थी। मृत गांव में लुट्टन की ढोलक किस रूप में कार्य करती थी? मृत गांव में लुट्टन की ढोलक किस रूप में कार्य करती थी? संजीवनी शक्ति के रूप में वह कार्य करती थी। तो क्या उस ढोलक के कारण आवाज सुनकर लोग अच्छे हो जाते थे? तो संजीवनी अच्छे नहीं होते थे, पर उन्हें मौत का डर, मृत्यु का डर नहीं सताता था। वो मृत्यु के डर से निपट ऊपर आ जाते थे और मौत का सामना करते थे कि अच्छा भले ही मर जाऊं पर मैं डरूंगा नहीं। उन्हें हिम्मत आती थी, अंदर से कॉन्फिडेंस आता था, ठीक है। और ये सब किस कारण आता था? उस ढोलक की आवाज के कारण, इसलिए उसे संजीवनी शक्ति कहा गया है। अनाथ लुट्टन का पालन पोषण किसने किया? है ना, तुक्का लगाने वालों सावधान हो जाना। आप कहेंगे सर सास तो हो ही नहीं सकता, पर लुट्टन सिंह का पालन पोषण किसने किया? उसकी विधवा सास ने ही किया है, ठीक है। आ जाओ, कृषि बल शब्द का क्या अर्थ है? किसान, मजदूर, बैल या फिर अन्न? तो इसका किसान है। शीरीष के वृक्ष कैसे होते हैं? बड़े और छायादार होते हैं, बिल्कुल बड़े और छायादार होते हैं। आ जाओ, आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल कौन रहते हैं? आंधी आ जाए, लू आ जाए, गर्मी आ जाए, चाहे जो आ जाए, लेकिन अवधूत की तरह कौन से फूल हैं ऐसे जो लगे रहेंगे? शीरीष के, गुलाब के, अशोक के, कर्णिकार के। शीरीष के फूल, शीरीष के फूल की तारीफ कवि ने की भी है, लेखक ने। संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शीरीष के फूल को क्या माना? कोमल माना, ठीक है। हाँ, शीरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद दे दीजिए कि किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो शीरीष का फूल किससे लिया गया है? कल्पलता से, विचार प्रवाह से, आलोक पर्व से? कल्पलता से लिया गया है। आ जाओ, निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकलकर आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते? तो किस पेड़ की बात हो रही है? लेखक ने किस पेड़ की बात की है? शीरीष की। और ये कहते हुए किस चीज का उदाहरण दिया है? तो नेता का। नेताओं के माध्यम से यह बात समझाई गई है, नेताओं पर व्यंग्य किया गया है।
कि सीरीज के फल जो है वो नेता की जैसे होते हैं, क्योंकि वे नई पीढ़ी के आ जाने पर भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, फिर उन्हें धक्का मार करके उन्हें डाल से गिराया जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यहाँ एक बात समझिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, नाम से ऐसा लग रहा है कि आत्मकथा होगी, पर आत्मकथा नहीं है, यह क्या है? उपन्यास है। यह आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ो। सीरीज के फूल को किसके समान बताया गया है? केसर के समान, किसान के समान, अवधूत या अमलतास? अवधूत। ठीक, अवधूत इसका सही जवाब होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतर है? भीमराव अंबेडकर, महादेव वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, हजार प्रसाद द्विवेदी? अंबेडकर की बात हो रही है। श्रम विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा है? अंबेडकर ने लिखा है, पर अंबेडकर ने ये हिंदी वाला नहीं लिखा, अंबेडकर ने इसको इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, इनहिलेशन ऑफ कास्ट में। फिर क्या हुआ कि एक ललई यादव नाम का व्यक्ति था, उसने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया और वह ट्रांसलेशन हमारी किताब में दिया गया है। तो इसके मूल लेखक कौन है? अंबेडकर ही है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े। अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है? इसमें से किस, अच्छा ये तो हटाओ आप, ठीक है, ये कुछ और बात है। निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया था? ये 4 शासन पद्धति, इनमें से लेखक के अनुसार कौन सी शासन पद्धति अच्छी है? जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को, परिवार को? तो लोकतंत्र की बात हो गई। ठीक, आगे बढ़िए। अच्छा, मनुष्य की क्षमता किन 3 बातों पर निर्भर करती है? तो ये 3 बात है, शारीरिक, वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयास, तीनों हैं। सही जवाब कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहां हुआ था? तो मैं बता चुका हूं, 1891 में महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंदौर के पास एक जगह है महू, वहीं पे इनका जन्म हुआ है। किसका? अंबेडकर जी का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। बाबा साहब अंबेडकर किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की है। और आदर्श समाज कैसा होगा? स्वतंत्रता, भ्रातृता और समता वाला होगा। सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? समानता आवश्यक है, हाँ, समर्थन आवश्यक है, समानता, समान विभाजन आवश्यक है, या फिर व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता आवश्यक है। इन चारों में से अगर सक्षम श्रमिक समाज हमें चाहिए तो व्यवसाय चयन की स्वतंत्रता हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसका सही जवाब। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? जाति व्यवस्था सर्वोपरि है, ये वाला। जाति आधारित व्यवसाय का चयन, ये ज्यादा दूषित है। ठीक है, जाति का विभाजन और समान दृष्टिकोण, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब आ जाते हैं वितान के प्रश्न। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, यशोधर बाबू कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के, आगरा के, कुमाऊं के, पटना के। तो कुमाऊं के। अब ये जो कुमाऊं है कहाँ पड़ता है? तो ये अल्मोड़ा जिले में पड़ता है ना? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अल्मोड़ा लगाएं या कुमाऊं लगाएं। तो कुमाऊं उनके गांव का नाम है, अल्मोड़ा जिले का नाम है, ये आपको याद रखना है। अल्मोड़ा क्या है? जिला है, जिला है, जिला, जिला है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी, कौन सी वर्षगांठ? सिल्वर वेडिंग है ना, सिल्वर जुबली मनाते हैं हम, वैसे ही सिल्वर वेडिंग है। तो कौन सी वर्षगांठ थी? 25वीं। ठीक है, 25वीं। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर कहां गया था? अमेरिका गया था, अमेरिका चला गया था, अमेरिका। यशोधर बाबू की पत्नी मूल संस्कारों से आधुनिक न होते हुए भी आधुनिकता में कैसे ढल गई? पहले आधुनिक नहीं थी उनकी पत्नी? हाँ नहीं थी। फिर बाद में आधुनिक हो गई? हाँ हो गई। कैसे हो गई? किसने बदल दिया उनकी पत्नी को? उनकी पत्नी को बदल दिया उनके बच्चों ने, बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी के कारण। यस, दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नई पीढ़ी का रवैया पाठ में कैसा है? जो यशोधरा बाबू का जो पार्ट है सिल्वर वेडिंग, उसमें आपको 2 पीढ़ी दिखाई दे रही है।
एक यशोधर बाबू और उनकी पत्नी है, और किसंदा उनके मन मस्तिष्क में निवास करते हैं, वैसे तो स्वर्गलोक में चले गए हैं, ठीक। और दूसरी पीढ़ी है उनके बच्चों की पीढ़ी। तो जो उनके बच्चे हैं वे कैसे हैं, किस तरह के व्यवहार करते हैं? संवेदनशील व्यवहार करते हैं? नहीं, वे संवेदनशील व्यवहार नहीं करते। इसीलिए यशोधर बाबू अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं उनसे, है ना। और वे घर आना पसंद नहीं करते और फिर बिड़ला मंदिर में ही रहते हैं, मतलब ऑफिस से आते समय काफी समय बिड़ला मंदिर बिताते हैं, फिर आते हैं। उनके हर बात का बच्चों विरोध करते हैं, और फिर वे इस तरह से असहज होने लगे, और असहज होने लगे तो उन्होंने अपने आप को अलग थलग महसूस किया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके बच्चे संवेदनशील नहीं है, और फिर असंवेदनशील है, ये सही हो सकता है। सहयोगात्मक है, कहाँ करते हैं सहयोग? वे तो गाउन लेकर कह देते हैं, लो पापा अभी गाउन पहन करके आपको जाना है, कहाँ दूध लेने। सहानुभूति पूर्ण है, सहानुभूति भी वे नहीं रखते हैं। तो ये वाला उनका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसंदा के मानस पुत्र कौन है? किसंदा के मानस पुत्र यशोधर पंत है। आप लोग किसी एक पॉइंट पर आकर के इस पार्ट में भी कंफ्यूज होते हो। मैंने कहा था कि किसंदा की शादी नहीं हुई, किसंदा अविवाहित है। क्या है? अविवाहित है। तो एक बात समझो कि किसंदा अविवाहित ही है, ठीक है, ये सही बात। और ये किसंदा कौन है? ये एक अलग व्यक्ति है। किसंदा वो है जिन्होंने यशोधर पंत को नौकरी दिलाई थी, नौकरी दिलाई और सपोर्ट किया। किसने किया? किसंदा ने किया। तो किसंदा अलग आदमी है, यशोधर बाबू अलग आदमी है। तो जो कहानी है वो किसकी है? यशोधर बाबू की है, ठीक है। लेकिन यशोधर बाबू के आदर्श कौन है? किसंदा है। तो दो अलग अलग कैरेक्टर है, दोनों में आप मिक्सचर मत फैलाइए, है ना, अलग अलग रखिए दोनों को, ठीक है। यशोधर पंत जो है इनकी शादी हो गई, तो इनकी शादी हो गई, इनकी शादी क्या करा? हो गई। इनकी शादी हो गई तो फिर क्या हो गया? 25वीं सालगिरह हो गई। तो इनकी कहानी की बात हो रही है, समझे? चलिए अब आगे बढ़े। ऐसे कोई डाउट नहीं रखना है मन में कि अरे सर किसंदा की तो शादी नहीं हुई थी, पर बच्चे कैसे? बात किसंदा की नहीं है। किसंदा की शादी नहीं हुई थी तो वो तो चल बसे हैं। कहानी जिसकी है वो आदमी यशोधर पंत है, इनकी शादी हो गई है और ये अलग थलग महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यशोधर पंत इनके किसंदा के मानस पुत्र है। मानस पुत्र मतलब चेले समझ लीजिए आप, ठीक। किसंदा की परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश में यशोधर बाबू ने किसको नाराज किया? यह जो यशोधर बाबू है वे किसंदा को महान मानते हैं, किसंदा के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं। तो ये सब करते करते उन्होंने किसको नाराज कर दिया? गिरीश को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को। और उनकी पत्नी क्या कहती है कि यशोधर बाबू ने कभी भी परिवार में उनका सपोर्ट नहीं किया, इस तरह की बात उनकी पत्नी कहती है। कौन सी बात यशोधर बाबू के बच्चों को अखरती थी? यशोधर बाबू के बच्चों को कौन सी बात करती थी? वैसे तो उनकी सारी बातें करती थी। बिड़ला मंदिर जाते हैं, मत जाओ। साइकिल से जाते हैं, मत जाओ, स्कूटर से जाओ। अब उन्हें स्कूटर नहीं पसंद है तो फिर वे पैदल जाना चालू करते हैं, ठीक है। घर में आओ, जल्दी आ जाओ। उन्हें नहीं पसंद है, उन्हें बात ही नहीं करना, तुम समझ ही नहीं सकते तो क्यों आए आदमी, क्यों बात करे, ठीक है। ये सब बातें हैं। तो कौन, वैसे तो सारी बातें, पर देखते हैं यहाँ कौन सी है। ऑफिस से लौटते वक्त साग सब्जी लाना, ये तो उन्हें पसंद आ जाएगा, है ना। अच्छा पापा क्या लाए, क्या लाए, क्यों? क्योंकि खाने वाली बात है ना। ऑफिस से लौटते वक्त बिड़ला मंदिर जाकर प्रवचन सुनना, ये उन्हें नहीं पसंद है। आगे के पॉइंट समझे। ऑफिस में बैठकर माताओं से गपशप मारना या गपशप करना, तो इससे उन्हें लेना देना है नहीं। तो पसंद आए नहीं आए मैटर ही नहीं करता, ठीक है। ये उनके ऑफिस की बात है। ऑफिस से लौटते वक्त हर किसी के घर चले जाना, ऐसा नहीं करते हैं यशोधर बाबू, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आ जाइए आगे। यशोधर बाबू का सारा संयुक्त परिवार बिखर गया, किस कारण से? उनका संयुक्त परिवार वैसे तो एक साथ है पर फिर भी बिखर गया, क्या कारण है? कारण है आर्थिक दृष्टि के कारण। हाँ, एक कारण ये भी है कि एक लड़का अमेरिका चला गया, लड़की अमेरिका जाने की धमकी देती है ना। एक लड़का नौकरी करता है। एक तरफा लगाव के कारण,
ये भी कारण हो सकता है एक तरफा लगाव, कि यशोधर बाबू की तरफ से लगाव है, उनकी तरफ से नहीं था, या उनकी तरफ से था, इनकी तरफ से नहीं था, तो फिर कहीं ना कहीं आपस में अलग हो गए। पत्नी एवं बच्चों की उपेक्षा के कारण, यह ज्यादा सही कारण लग रहा है मुझे। पत्नी और बच्चे यशोधर बाबू की उपेक्षा करते हैं, इसलिए वे ज्यादा सहज नहीं हो पाते हैं, और इसलिए उनके मन में अलग थलग वाली भावना आ जाती है। सामाजिक परंपरा, तो ऐसी कोई सामाजिक परंपरा नहीं है कि संयुक्त परिवार को अलग किया जाए, ठीक है। सामाजिक परंपरा तो संयुक्त परिवार में विश्वास रखती है। तो ये तीसरा वाला इसका सही जवाब है, ठीक है। सिल्वर वेडिंग इस कहानी का क्या आशय है? सिल्वर वेडिंग कहानी का क्या आशय? शादी के 25 वर्ष पूरे होने का समारोह, यस। शादी के 50 वर्ष नहीं, शादी का प्रथम वर्ष नहीं, शादी का शताब्दी वर्ष नहीं, ये तो होता शतक होता है ना, फिर शतक मना रहे हैं हम 100 सालों में। 25 साल वाला आपका सही आंसर है। असिस्टेंट चड्डा ने पंत जी से क्या धृष्टता की? यशोधर पंत से क्या धृष्टता कर दी? क्या कर दी? उनसे पूछा चूने दानी की क्या हाल है, पूछा था, ऐसा पूछा था। दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। कलाई थाम ली इसे घड़ी देखने के लिए। अच्छा अच्छा, बोले लाओ दिखाओ अपनी घड़ी, ऐसा करने के लिए ये करा। हाँ, आपकी घड़ी बाबा आदम के जमाने की है, देख करके ऐसा भी बोल दिया। खैर आपकी घड़ी तो बाबा आदम के जमाने की है। फिर यशोधर जी कहते हैं बाबा आदम के जमाने की नहीं है बेटा, ये शादी की है, और इस तारीख को आया था, तारीख बताते हैं। अच्छा, फिर वो हिसाब लगाते हैं। खैर वो सब ठीक है। तो तीनों इसका सही जवाब है, उपयुक्त सभी सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। चलिए, यशोधर बाबू नौकरी करते थे किस चीज की? शिक्षा विभाग की, चिकित्सा विभाग की, सेक्रेटरीट के, न्यायालय में। आप कंफ्यूज हो गए सर, ये तो पता है नहीं। सेक्रेटरीट में करते थे, ठीक है। आ जाओ। सिल्वर वेडिंग कहानी में कौन से जुमले चलते रहते हैं? जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये चलते हैं, हाँ चलते हैं। जो होना है वह होगा और समहाउ, ये नहीं है। जो हुआ सही हुआ, नहीं। जो हुआ होगा, ये तो है समहाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा समहाउ इम्प्रॉपर दोनों डबल आ गए, ठीक है। तो ये भी सही होगा, वो भी सही होगा, ये दोनों डबल है भैया। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर एक ही है। यहां लिख देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे सर दो आंसर कैसे? कौन से धारावाहिक के लेखक मनोहर श्याम जोशी नहीं है? किस धारावाहिक के लेखक मनोहर श्याम जोशी नहीं है? हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, चंद्रकांता। तो मनोहर श्याम जोशी ने बहुत सारे धारावाहिक लिखे हैं, उनमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चंद्रकांता दरअसल है ना, यह इनका नहीं है। तो चंद्रकांता किन्होंने लिखा? देवकीनंदन खत्री ने लिखा। पहले आता था चंद्रकांता कार्यक्रम, अपने मम्मी पापा से पूछना, वो बताएंगे चंद्रकांता क्या चीज थी। देवकीनंदन खत्री की लिखी गई एक उपन्यास है, ठीक है। चलिए आ जाइए। जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? आया हुआ है जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव, हाँ हो सकता है। प्रापर विकास, तरक्की को स्वीकारना, या परायापन, ठीक है, परायापन। आ जाइए। वाईडी पंत का पूरा नाम क्या था? वाईडी पंत, यशोधर दामोदर पंत, यशोधर पंत, ये सही जवाब है। यशोदा पंत मत करके आ जाना, ठीक है। यशोधर पंत इसका सही जवाब है। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह यह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। कथन है, किसका है? किशनदा का, चड्डा साहब, यशोधर बाबू मेनन, यशोधर बाबू का। आ जाओ। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? कहानी पढ़ी आपने? कहानी में यशोधर बाबू आते हैं, इतने सारे मेहमान पूजा करने लग जाते हैं। मतलब वो सीन देखिए, आप इमेजिन करिए उस सीन को, आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना दबाव में है। क्या पूछता है? मेहमान गए। किसने पूछा? इसने पूछा, यशोधर बाबू ने पूछा। यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते या किससे प्रभावित थे? एक ही व्यक्ति से प्रभावित थे वे, किशनदा से प्रभावित थे। आनंदा को नहीं, किशनदा को, ठीक है। चलिए, सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम क्या था? कौन थे सिल्वर वेडिंग के नायक? यशोधर बाबू नाम थे, है ना। तो क्या ये नायक थे? नायक जैसी तो एक बात नहीं थी। नायक तो वो होता है जो चश्मा पहनता है और जैकेट पहन के आता है, बाइक से ऐसे उड़ते हुए आता है, उसको नायक बोलते हैं क्या? ऐसे भी नायक होते हैं कुछ, ठीक है। नायक मतलब होता है हीरो, कैरेक्टर, जो प्रधान मुख्य कैरेक्टर होता है उसे हम नायक कहते हैं। जुज पाठ के लेखक हैं। जुज पाठ के लेखक कौन है? आनंद यादव है क्या?
मनोहर श्याम जोशी, ओम थानवी, विष्णु खरे, आनंद यादव है। ठीक है, जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव है। जूझ मूलतः किस भाषा में लिखी गई? मराठी भाषा में लिखी गई। अब एक बात समझिए, मराठी भाषा में लिखी गई तो हमें हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं हम, तो क्या है, किसी ने अनुवाद किया होगा? तो हाँ, किसी ने अनुवाद किया है, अनुवाद हुआ है। किसने किया है? अनुवाद किया है हमारे केशव प्रथम वीर ने। किसने किया है? केशव प्रथम वीर ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, मराठी भाषा में लिखी है। सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो वे मराठी पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मराठी। ठीक है, आ जाओ। लेखक आनंद यादव अपनी माँ को कहाँ ले गया? दत्ताजी राव के यहाँ ले गया। दत्ताजी राव के यहाँ क्यों ले गया? क्योंकि उसके पापा ने उसका स्कूल बंद करा दिया था, तो उसने माँ से कहा कि माँ मेरे स्कूल का कुछ करो। फिर दोनों लोग मिल करके दत्ताजी के वहां गए और दत्ताजी राव ने शाम को बुलाया उसके पापा को और वहां बुला के समझाया। ठीक है, तो कहाँ गए थे? दत्ताजी राव के। पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? वसंत पाटिल के साथ हुई। वसंत पाटिल क्या करता था? गणित बहुत अच्छा करता था, सवाल जांचने लगता था। ठीक है, अब ये मास्टर से थोड़ी दोस्ती कर लेगा, मास्टर सोंदलगेकर से, तो किससे हुआ? वसंत पाटिल से हुई। ठीक, आओ आगे बढ़े। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? आनंदा किस क्लास में पढ़ता था? 5वीं क्लास में पढ़ता था। ठीक है, जुज पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? दत्ताजी राव देसाई का। इनके कारण वह फिर से स्कूल जा पाया, नहीं तो ढोर चलाता रहता और हम उसे पढ़ते भी नहीं। ठीक, आ जाइए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है, तो ये विद्यार्थियों के लिए कौन सी कहानी अच्छी है सबसे ज्यादा? आनंदा की कहानी, की वो स्ट्रगल कर रहा था ना वैसे, तो कौन सी वाली कहानी? जुलूस, सिल्वर वेडिंग, अतीत में दबे पांव, जुज। हमारे पास जो है वही हम लिखेंगे, जुज। ठीक, जुज पाठ के लेखक का नाम क्या है? आप बता चुके हैं, आनंद यादव है। 2025 में आया हुआ है आनंद यादव। दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते हैं? काम जल्दी खत्म करने के लिए, गुड़ की ज्यादा कीमत के लिए। उन्हें लगता है कि अगर पहले फसल आ जाएगी शायद दूसरी फसल के लिए, ठीक है, नहीं, गुड़ की ज्यादा कीमत के लिए पहले फसल लगाएंगे तो पहले चीजें आ जाएंगी, फिर कीमत ज्यादा आ जाएगी। इस तरह से वह सोच करके कोल्हू ज्यादा जल्दी लगाना चाहते हैं। पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की? दादा से, दत्ताजी राव से, माँ से, सोंदलगेकर से। सबसे पहले उसने माँ से बात की अपनी, फिर मम्मी ले गई थी दत्ताजी राव के पास। लेखक को अकेलापन खटकना कब बंद हुआ? लेखक अकेलेपन में परेशान हो जाता था पहले, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया। तो ऐसा क्या कारण था कि बंद हो गया? गणित के मास्टर के आनंद कहकर पुकारने पर गणित के मास्टर ने आनंद कह बुला दिया तो नहीं यार, इससे अकेलापन थोड़ी खत्म हो जाएगा। अकेले में मास्टर के ही स्वर में गाने पर, हाँ वो अकेला रहता था ना, मास्टर के हिसाब से गाने लगता था, इतरा इतरा करके। ठीक है, तो ये हो सकता है। मराठी मास्टर के संपर्क में आने पर, मराठी मास्टर संपर्क में आया। मराठी मास्टर कौन था? सोंदलगेकर मास्टर। उसके संपर्क में आया, उसके बाद वह कविता गाने लगा, पढ़ने लगा, तब। ये सही जवाब होगा। वसंत से दोस्ती होने पर, वसंत तो केवल स्कूल का दोस्त था, घर पे तो वह आदमी अकेला ही था, खेत में अकेला था। ठीक है, खेत में उसे अकेलापन लगता था। कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता है? लेखन का अभ्यास कैसे करता है? मिट्टी पर लिखता है क्या? ऐसे उंगली से नहीं लिखता। श्याम पट पर, दीवारों पर, या अपने पशुओं की पीठ पर? पशुओं की पीठ पर वह कविता लिखता है। देखो कितना स्ट्रगल किया है आनंदा ने। कहानी में आनंदा लेखन का अभ्यास कैसे करता है? तो आपने बता दिया है। लेखक के पिता का नाम क्या है? लेखक के पिता का नाम बताना है। कन्हप्पा, राजप्पा, रत्नाप्पा, सरहप्पा। ऐसा लग रहा है कि सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रत्नाप्पा इसका सही जवाब है। जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? जूझ कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? खेती बाड़ी में कोई भविष्य नहीं होता, ये शिक्षा मिलती है क्या? सहपाठी तो मस्ती मजाक करते ही हैं, ये शिक्षा मिलती है। जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा जुझारू रहना चाहिए, ये मिलती है, बिल्कुल यही मिलती है। अच्छे कार्यों के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है, ये तो नहीं मिलती। ठीक, आ जाइए। शहर की इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वह है। शहर की इमारतों से पहले, किस शहर की इमारतों? मोहनजोदड़ो। अतीत में दबे पांव आपके सामने आ चुका है।
तो क्या वह है, कौन सी है? सड़क का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, कुओं का प्रबंध, बाजार का प्रबंध। तो कुओं का प्रबंध, क्योंकि शहर आने से पहले कुएं आ जाते हैं मोहनजोदड़ो में, है ना, और वो अपना ध्यान खींचते हैं। आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की? कब की वो तो देख लेंगे, ठीक है। पहले बताओ आर.डी. बैनर्जी का ना फुल फॉर्म क्या है? राखल दास बैनर्जी, ठीक है, ये याद रखना है आर.डी. बैनर्जी को। कब की? 1922 में की। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी हैं। कौन है? मनोहर श्याम जोशी। नहीं नहीं, ओम थानवी, ओम थानवी, सॉरी सॉरी, ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी। मनोहर श्याम जोशी ने तो सिल्वर वेडिंग लिखा है ना, ठीक है। चलिए, अतीत में दबे पांव किसने लिखा? ओम थानवी ने लिखा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक कौन थे? उस समय के उस तत्कालीन महानिदेशक कौन? जॉन मार्शल थे क्या? बिल्कुल जॉन मार्शल थे। अच्छा, नाम याद रखना है तो ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी कि सर जॉन मार्शल कैसे याद रखें। मोहनजोदड़ो का इलाका भारत के किस राज्य से मिलता जुलता है? पंजाब से, राजस्थान से? तो राजस्थान से, ये तो बता ही चुके हैं। राजस्थान की किस गांव से? कुलधरा से, ठीक है, क्योंकि लेखक किसकी याद आ गई थी? कुलधरा की याद आ गई थी। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए किस संभावित शब्द का प्रयोग मिलता है? मेसोपोटामिया में मोहनजोदड़ो सभ्यता के लिए कौन सा शब्द मिलता है? मोहनजोदड़ा, मेलुहा या मोहनजो? मेलुहा मिलता है, मेलुहा सभ्यता। मेसोपोटामिया के हिसाब से एक मेलुहा सभ्यता है जो सिंधु के किनारे है, तो ये वही मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था? दरअसल कहानी को समझो, कौन किसने लिखी? ओम थानवी ने लिखी। ओम थानवी। ओम थानवी कहां गए? मोहनजोदड़ो गए। कहां गए? मोहनजोदड़ो गए। अब ये मोहनजोदड़ो गए तो इन्होंने वहां पे एक व्यक्ति को तैनात देखा। एक गार्ड था, गार्ड जैसा कोई व्यक्ति था, गार्ड था जो वहां पे क्या करता था? ड्यूटी करता था अपनी। ड्यूटी मतलब क्या था? वह तैनात था, तैनात था। तो उसकी बात हो रही है। तो तैनात व्यक्ति का नाम कौन था? तो ये कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो वहां पे तैनात था? नवाज खान था, मोहम्मद नवाज था, अली नवाज था, नवाज मौलाना था। तो ये जो अली नवाज व्यक्ति था, ये उस वहां पे जाकर के ओम थानवी को मिलता है, तो ये उसका जिक्र करते हैं कि वहां पे अली नवाज तैनात है, ड्यूटी कर रहा है। तो ये उस जमाने की बात नहीं है, ये जब लेखक जाते हैं ना तब की बात है। लेखक जब घूमने जाते हैं तब वो उन्हें मिलता है, ठीक है, अली नवाज। आ जाइए, दुनिया के दो सबसे नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं? दो सबसे नियोजित शहर माने जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? व्यापारिक सभ्यता थी, औद्योगिक सभ्यता थी, खेतीहर एवं पशुपालक थी या पर्यटन थी? खेती और पशुपालक थी, ठीक है, क्योंकि वहां पे पशुओं के हमें चित्र मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, और खेती के बहुत सारे उपाय मिलते हैं, और ऐसा मतलब राजशाही वाला कुछ भी आडंबर उसमें नहीं मिलता। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो ताम्र पाषाण काल, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? खोजी पत्रकारिता। अभी मोहनजोदड़ो में खोजी पत्रकारिता कहां से आ गई? अगला आ गया है, अभिव्यक्ति माध्यम से चल रहा है अब, ठीक है, तो खोजी पत्रकारिता इसका सही है। स्टिंग ऑपरेशन जो करते हैं वो क्या होती है? खोजी पत्रकारिता होती है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? मुद्रित माध्यम ही सबसे पुराना है, ठीक है। आ जाओ, जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? श्रव्य है, ये तो आपको पता है, जग जाहिर है भैया, श्रव्य है। मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होते हैं। छपे हुए शब्दों में कौन से गुण होते हैं? स्फुरता, स्थायित्व होता है। स्फुरता क्यों? क्या नाचने लगते हैं शब्द? नहीं, ठीक। असुरक्षा, असुरक्षा कैसे? कोई कुछ कर देगा उन्हें, कोई मार देगा उन शब्दों को? नहीं कर सकता। स्थायित्व है। और बाध्यता है, बाध्यता भी नहीं है, स्थायित्व है, ठीक है। हाँ जी,
रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? रेडियो पत्रकारों को किसका ध्यान रखना पड़ता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, या रेडियो पत्रकारों के श्रोता होते हैं, पाठक नहीं होते हैं। ठीक है, मुद्रित माध्यम थोड़ी है, दर्शक को भी नहीं होता है क्योंकि देखते थोड़ी ना है, सुनते हैं। और अपनी शुरुआत का 2024 का प्रश्न है, श्रोताओं का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव प्रसारण कहलाता है। लाइव क्या कहलाता है? लाइव। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? 1556 में खुला। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। भारत में पहला छापाखाना खुला था, कहां पे खुला था? अभी बताया, गोवा में खुला था। अच्छा, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? विजुअल। विजुअल मतलब क्या होता है? दृश्य, है ना, जो कैमरा में रिकॉर्ड होते हैं उन्हें विजुअल कहते हैं। नेट, ठीक है। बाइट, बाइट मतलब किसी कोई व्यक्ति बोल रहा है, उसको रिकॉर्ड करा, तो वो आपका एक हो गया बाइट। उपयुक्त सभी, कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चारों ही, यानी कि तीनों ही, सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। टीवी पर अगर कोई न्यूज आएगी तो सारी चीजें उसमें जरूरी होती हैं। ठीक है। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? फोन इन, एंकर पैकेज, सीधा प्रसारण, एंकर बाइट। क्रिकेट मैच का प्रसारण किस तरह का प्रसारण है? तो लाइव प्रसारण है भैया, सीधा प्रसारण है। आ जाओ। समाचार लेखन की शैली है, समाचार लेखन की शैली कौन सी है? सीधा पिरामिड शैली है, उल्टा पिरामिड शैली है, आड़ी पिरामिड शैली है, तिरछी पिरामिड शैली है? तो उल्टा पिरामिड शैली है, आड़ी तिरछी पिरामिड शैली नहीं है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? ये कौन सा टॉपिक आ गया? व्याकरण। ठीक है, तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं, बोली कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे लिपि, जहां से उसे लिखा जाएगा उसके कहेंगे लिपि। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। सीमित क्षेत्र मतलब छोटे क्षेत्र में अगर कोई भाषा बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं, बोली कहते हैं। ठीक है, आ जा। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं ना व्याकरण में। व्याकरण वाली वीडियो आप लोगों ने देखी है, उसमें सारा कॉन्सेप्ट व्याकरण का मैं समझा चुका हूं, इसलिए हम फटाफट फटाफट क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है? सीमित, सीमित मतलब छोटी जगह पे, अविकसित मतलब पूरा विकसित भी नहीं हुआ है, और आम बोलचाल हो रही है, तो ये क्या होगी? बोली होगी। ठीक है, अच्छा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इतना जरूरी नहीं है पर ठीक है। काव्य में जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहां अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। ठीक है, आ जाओ। जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अलंकार होता है, शब्दालंकार। जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है तो अर्थालंकार। सीधी सी बात है, अलंकार का तो सीधा नियम है। शब्द से शोभा बढ़ेगी तो शब्दालंकार, अर्थ से बढ़ेगी तो अर्थालंकार। शब्द शक्ति के कितने वेद है? 3। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा मतलब क्या? ये है शब्द, जो बोला है वही अर्थ निकल जाए, क्या हो जाएगा? अभिधा हो जाएगा। जैसे मैं कहूं यह वीडियो पूरा देख लो, तो आप पूरा वीडियो देखोगे, जो कहा है यही अर्थ है ना, तो कौन सी है? शब्द शक्ति, अभिधा। लक्षणा शब्द शक्ति कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति का मतलब ये होता है कि बोला कुछ है और उसका अर्थ संभव नहीं है, संभव नहीं है। कैसे? मान ली बोल दिए, अरे उसके तो कान ही नहीं है, कान ही नहीं है। अरे कान ही नहीं है, संभव है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या निकलेगा? वह सुनता नहीं है। ठीक है, तो इसका सीधा अर्थ संभव नहीं है, नहीं निकाल सकते आप। निकालोगे तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, वह कच्चे कान का है, तो क्या कान कच्चे हो गए? कोई ऐसे निकला तो कान गिर गए नीचे? सारे मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मुहावरा आप कोई भी देख लीजिए, मुहावरा, मुहावरों में कौन सी शब्द शक्ति होगी?
लक्षणा शब्द शक्ति होगी। ठीक है, तो फिर क्या होगा, शब्द आपने पढ़ा और आपने उसका अर्थ निकाला, उसका अर्थ संभव नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, निकटवर्ती अर्थ निकालेंगे। निकटवर्ती अर्थ निकालेंगे। आपने निकटवर्ती अर्थ निकाला तब जाकर के बात समझ में आई। ठीक है, ये होती है लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब ये होता है कि आपने एक शब्द लिखा, ठीक है, इसका अर्थ होगा कि नहीं होगा, इसका अर्थ होगा, बिल्कुल होगा, पर इसके दो अर्थ होंगे। एक तो होगा इसका सामान्य अर्थ और एक होगा इसका विशेष अर्थ। विशेष अर्थ, और जहां पे विशेष अर्थ ज्यादा वैल्यू रखने लगे वो होती है व्यंजना शब्द शक्ति। आपने ताने मारे किसी के, ताने, जो भी आप ताने मारते हैं ना, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को कह रहे हैं कि आपने फोन नहीं लगाया, तो आप क्या कहेंगे, मतलब सीधे सीधे आप बोलेंगे ना, अरे आपने फोन ही नहीं लगाया। एक ही होता है कि सामान्य सीधे सीधे बात कर रहे हैं, एक ही होता है अरे आप क्यों लगाओगे हमें फोन, बड़े लोग। क्या है ये, मतलब सामने वाला आदमी सचमुच बड़ा है क्या? हाँ, हो सकता है कि वह बड़ा हो, बड़े लोग हो सकते हैं, वो हो, ठीक है, आपसे उम्र में बड़े हो, आपसे दर्जे में बड़े हो, ऐसा हो सकता है। पर ये क्या है, ताना है। यहाँ पे शब्द है, उसका अर्थ निकल रहा है, हाँ अर्थ निकल रहा है, पर क्या वो अर्थ वहां पे वैल्यू रख रहा है? नहीं रख रहा, विशेष अर्थ निकाल रहा है। अरे मतलब ताना मार रहे हैं। वक्रोक्ति है, अलंकार भी आपने पढ़ा ना, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब सीधा अर्थ निकल रहा है पर हम थोड़ा तिरछा अर्थ निकालना चाहते हैं। आप किसी दिन क्लास में देर से गए, टीचर ने कहा अरे महाराज पधार चुके हैं आप, लाओ आरती की थाल लाओ, राजा साहब का स्वागत करना है। राजा साहब का स्वागत करना है? कौन राजा साहब भैया, क्या है? क्या आप राजा साहब हो गए बोल दिया तो? नहीं हुए ना, आपको पता है। पर इसका विशेष अर्थ हो भी सकता है कि आप राजा साहब हो, पर विशेष अर्थ क्या है? विशेष अर्थ में आपको ताना मारा जा रहा है दोस्तों, और जहां पे ताना मारा जाएगा वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब समझ में आया है ना? व्यंजना शब्द शक्ति आप लोगों को क्लियर नहीं हो रही थी। तो जहां पे दो अर्थ निकलते हैं पर सामान्य अर्थ निकलता है, विशेष अर्थ निकलता है, और जहां पे सामान्य अर्थ नहीं निकले तो फिर वहां पे हम दूसरा अर्थ जानबूझ के लगाते हैं, जैसे कि लक्षणा में होता है, संभव ही नहीं होता है वहां पे सामान्य अर्थ, तो विशेष अर्थ निकालते हैं। कान का कच्चा है तो कान का कच्चा कोई कैसे संभव हो सकता है, और किस तरह से, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसका हम निकालेंगे। अच्छा मतलब किसी की बातों में आ जाता है ना, वह तो हाथी है, हाथी नहीं मतलब, अच्छा हाथी कैसे संभव हो सकता है इंसान, मतलब हम समझते हैं अच्छा उसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा, ये सब बातें, ठीक है। तो ये पूरी तीनों आपकी शब्द शक्ति हैं, ठीक, समझ लीजिएगा। सूर्योदय हो गया, में शब्द शक्ति क्या है, सूर्योदय हो गया। अब इसका किसने कहा सूर्योदय हो गया, मतलब सीधा सा अर्थ एक सूर्योदय हो गया, सामान्य अर्थ निकल रहा है, पर किसी और तरह से भी कहा जा सकता है सूर्योदय होगा और अब आ रहे हो तुम ना, तो ये तरीके से पता चलता है कि क्या कह रहा है। तो इसमें वास्तविक शब्द शक्ति कौन सी है, व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है, इसका विशेष अर्थ हो सकता है। अब आ जाइए रिक्त स्थान। रिक्त स्थान भी आते हैं हमारे इससे व्याकरण वाले से, देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 4 तौर। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को कहते हैं व्याकरण, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है भाषा, भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है, ये बहुत अच्छी बात है। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, ठीक। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। नरेश तो बैल है वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, नरेश तो बैल है, मतलब क्या नरेश बैल हो सकता है, क्या उसके सिंग हैं, क्या वो इससे चलता है 4 पैरों पे, नहीं, अर्थ संभव नहीं है, तो कौन शब्द शक्ति, लक्षणा है। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक। लक्षित पुस्तक पढ़ रहा है, अभिधा शब्द शक्ति, पुस्तक पढ़ रहा है, कोई विशेष अर्थ नहीं है, सीधे सीधे पढ़ रहा है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो
या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, वहां पे कौन सी होगी? तो लक्षणार्थ। समझ रहे? मुख्यार्थ में क्या हो जाएगी? बाधा हो। बाधा हो मतलब संभव नहीं हो, वही सब मैंने बताया ना, संभव नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? बाधा है। तो अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। घोड़ा सवारी के काम आता है वाक्य में, सीधी सीधी बात है ना। अभिधा लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है। पानी गए न उबरे मोती मानस सुन, पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष है, क्योंकि पानी लिखा है एक जगह, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति। जहां वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास और विरोधाभास अलंकार होता है। भगवान भागे दुखी जनता देश के फूले फले, इस पंक्ति में निहित कौन सा अलंकार है? अनुप्रास भ भ, भगवान भागे। जब कोई शब्द अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करे तो उसे क्या, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष। एक शब्द है और उसके कई अर्थ हैं, तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यमक अलंकार है, क्योंकि दो जगह लिखा है कनक कनक, दोनों जगह उसका अर्थ अलग है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें, उक्त काव्य पंक्ति में च के कारण क्या अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहां शब्द का आवृत हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहां पर क्या कहेंगे? यमक अलंकार होगा। शब्द मतलब अर्थ, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं पारिभाषिक शब्द। दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा? एफिशिएंसी। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द टेंडर। घोषणा शब्द के लिए मैनिफेस्टो, और प्रोबेशन पीरियड के लिए परिवीक्षा एक रहेगा। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। विरोध न होते हुए विरोधाभास। ऐसे शब्द जो क्षेत्र विशेष बोले जाते हैं क्षेत्रीय शब्द। चारुचंद्र की अनुप्रास, ये हो गया है। जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ाकर बोले तो अतिशयोक्ति। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, उक्त में कौन सा है? तो विरोधाभास है। रोदन है पहली बात तो, और फिर राग भी है, तो रोदन और राग दोनों कैसे हो सकते हैं? है ना, यही बात, तो विरोधाभास। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी बिसारी है, अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया आपको? राम तो गाय है उसे मत मारो, अब राम गाय हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो फिर क्या? लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, तब वहां कौन सा अलंकार होता है? तो यमक होता है। इस तरह से आपका संपूर्ण व्याकरण और संपूर्ण अभिव्यक्ति माध्यम, आरोह वितान, सभी का सारे ऑब्जेक्टिव संपन्न होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव आप देखिए, समझिए, जानिए इन्हें, और अपनी पढ़ाई उस तरह से करिए। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है रिवीजन पर। रिवीजन कीजिए, बिल्कुल मस्ती से पढ़ाई कीजिए। आपको पढ़ाई करना है, आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए, ये मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप जैसे कल सुबह आप उठेंगे जल्दी, ठीक है, जल्दी उठ के जाएंगे, एक बार, ठीक है, वीडियो वगैरह अगर आपको देखना है तो आप आज देख लीजिए सारे, ठीक है। अगर आप कल सुबह उठते हैं, मान लीजिए, और सुबह उठते हैं तो आप एक बार अपने जो किताब के, आपने जो साल भर के नोट्स बनाए होंगे, मेहनत करी होगी, उन नोट्स को आप देखिए, ठीक है। ये आप इस तरह से वीडियो देख करके जाते हैं तो आप जो पढ़ा हुआ है ना अपना, वो भूल जाते हैं परीक्षा में, वो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि सुबह सुबह उठिए, अपने जो आपने नोट्स बनाए उन्हें एक बार फटाफट 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 पलटिए और फटाफट देखिए, और ये समझ के चलिए कि 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक 3 घंटे में आपको पूरा अपना आरोह वितान अभिव्यक्ति माध्यम जो भी आपने अभी तक जो भी पढ़ा है सब 1 घंटे मतलब फटाफट फटाफट करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। सारी चीजें अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप यकीन मान करके चलिए कि आपका काम बहुत बढ़िया होगा, आपको आत्मविश्वास रहेगा और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुछ नाश्ता करके आपको जाना है परीक्षा में, तो नाश्ता करके जाएंगे तो आपको थोड़ी घबराहट भी नहीं होगी, आप चिल रहेंगे। और इस तरह से बहुत शांति प्रिय तरीके से, बहुत आत्मविश्वास में रह करके आपको पढ़ाई करना है और आपको परीक्षा देना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए।
और सारी पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी हुई है, तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वो समर नहीं है पार्थ कि आप संशय करो, है ना। अब युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए हो, तो अब सारी बातें छोड़ दो, संशय छोड़ दो। आपके तर्कस में जितने तीर हैं उन्हीं तीरों का आपको इस्तेमाल करना है और इस युद्ध में जीत प्राप्त करना है। ठीक है, जीवन में हर क्षण में हमारे पास कहीं ना कहीं एक युद्ध होता है और उसी युद्ध में हमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। ठीक है, युद्ध केवल पहले नहीं होते हैं। और बच्चों, राजस्थान है यह, तो है ना, युद्ध की भूमि है, वीरों की भूमि है। और हम इस छोटी सी परीक्षा से डर जाएंगे क्या? हमें नहीं डरना है, हमें हिम्मत के साथ सामना करना है। जीवन बहुत बड़ा है, आगे बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी और उन सभी से लड़ना है। तो कैसे संभव होगा? हिम्मत से और बहादुरी से और साहस पूर्वक हिम्मत से, निर्णय लेने से और काम करने से और मेहनत करने से। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी परीक्षा दीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा रहे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कभी किसी मोड़ पर।